अब MongoDB रिलेशनशिप्स के अंदर हम एक और टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसका नाम है हैंडलिंग डिलीशंस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास रिलेटेड मॉडल्स होते हैं तो उनको अगर हम डिलीट करते हैं तो उस डिलीशन प्रोसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं। अब लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं अपने एक 1 to many रिलेशन का। इसमें वी विल कंसिडर यूजर्स जो हमारा फर्स्ट मॉडल है, एंड यूजर्स का एक रिलेशन है हमारे सारे के सारे पोस्ट के साथ। तो ये दो कलेक्शंस हैं या दो मॉडल्स हैं जिनको हमने क्रिएट किया है जो इंटर रिलेटेड है। अब हमें पता है यूजर्स क्या कर सकते हैं, यूजर्स हमारे पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये 1 to many रिलेशन है। अब इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि जैसे ही एक यूजर अकाउंट डिलीट हो जाए वैसे ही उससे रिलेटेड सारे के सारे पोस्ट भी डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हमने फिर कुछ पोस्ट किए, कुछ स्टोरीज डाली, और जैसे ही हमने अपना अकाउंट डिलीट किया इंस्टाग्राम क्या करता है, ऑटोमेटिकली सारे पोस्ट, सारी स्टोरी, सारी चीजें डिलीट कर देता है। ये होता है फर्स्ट केस। दूसरे केस में ये हो सकता है कि जैसे ही यूजर का अकाउंट डिलीट हुआ वो इंडिविजुअल अकाउंट तो डिलीट हो गया पर पोस्ट फिर भी दिखते हैं। तो कई बार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसमें यूजर अकाउंट डिलीट कर देता है फिर भी पोस्ट दिखते रहते हैं और वहां पर यूजर डिलीटेड या इस तरीके का यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट या यूजर का नाम हमें दिखाई देता है। अब जो सेकंड वाला केस है जिसमें हमें पोस्ट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल टू हैंडल है एंड वो काफी फ्रैंकली ईजियर रहेगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। अब जो फर्स्ट केस है जिसमें यूजर अकाउंट डिलीट हो उसके साथ में ऑटोमेटिकली हमारे पोस्ट भी डिलीट होने चाहिए, उसी को हम हैंडलिंग डिलीशन बोलते हैं। यानी एक मॉडल के अंदर अगर कुछ डिलीट हुआ तो फिर देखा जाता है क्या उस मॉडल का किसी दूसरे मॉडल के साथ रिलेशन तो नहीं था, और जहां पर भी रिलेशन था तो रिलेटेड और डेटा को भी डिलीट करना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली कैस्केडिंग ऑफ डिलीशन, कि कैसे डिलीशन एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपिगेट करेगा। अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं। एक बेसिक तरीका ये है, इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स का। अब हमने अपना कस्टमर नाम का एक मॉडल बनाया और हमने अपना ऑर्डर नाम का एक मॉडल बनाया। अब हर कस्टमर के अंदर एक एरे एग्जिस्ट करता है जिसमें ऑर्डर्स की आईडी एग्जिस्ट करती है। तो ये ऑर्डर आईडी 1 हो जाएगी, ये हमारे पास ऑर्डर आईडी 2 हो जाएगी, एंड इस तरीके से। अब हम चाहते हैं जैसे ही किसी कस्टमर को डिलीट किया जाए डेटाबेस के अंदर से वैसे ही ऑर्डर्स को भी, सारे के सारे जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनको भी हम डिलीट करें। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि हमने कस्टमर की क्या किया, ये एरे एक्सेस किया, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर आईडी है उससे ऑर्डर पे गए और उससे डिलीट कर दिया, फिर जो सेकंड ऑर्डर आईडी है उससे ऑर्डर में गए और फिर सेकंड ऑर्डर डिलीट कर दिया, एंड इस तरीके से हम एक लूप चला दें। ये भी एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मोंगूज के अंदर और कुछ स्पेशल चीजें हैं, मैकेनिज्म हैं जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं जो हमारे इस काम को और ज्यादा आसान बना देंगे। इनको हम कहते हैं हमारे मोंगूज मिडलवेयर्स। अब मोंगूज के अंदर भी मिडलवेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो मिडलवेयर्स होते हैं ये एक्सप्रेस के मिडलवेयर से थोड़े से अलग होते हैं। मोंगूज के अंदर कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिडलवेयर्स होते हैं, और इनके अंदर भी जैसे नेक्स्ट होता है, और मिडलवेयर्स का बेसिक फंक्शन वही है। यानी मिडलवेयर्स हमने एक्सप्रेस में कैसे सीखे थे, मिडलवेयर्स वो फंक्शन होते हैं जो रिक्वेस्ट आने के बाद बीच में कहीं ना कहीं मिडिल में कोई काम करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, एंड उसके बाद कंट्रोल जो है अपने नेक्स्ट फंक्शन को पास कर देते हैं। वैसा ही काम मोंगूज मिडलवेयर्स का होता है, पर मोंगूज के अंदर मिडलवेयर्स में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, मोंगूज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे। तो मोंगूज के अंदर जब हम डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं वी कैन गो टू दिस मिडलवेयर सेक्शन, और मिडलवेयर के अंदर हमारे पास एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडलवेयर्स होते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स की हम बात करते हैं तो एक होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट मिडलवेयर्स, एक होते हैं हमारे क्वेरी मिडलवेयर्स। हम जो भी फोकस करेंगे, एक होते हैं हमारे एग्रीगेट मिडलवेयर्स, एंड इस तरीके से हम जो फोकस करेंगे वो अपने क्वेरी मिडलवेयर्स पर करेंगे। क्वेरी मिडलवेयर्स क्या करते हैं, क्वेरी मिडलवेयर एग्जीक्यूट करते हैं व्हेन यू कॉल एग्जीक्यूट और देन ऑन अ क्वेरी ऑब्जेक्ट और अवेट ऑन अ क्वेरी ऑब्जेक्ट। बेसिकली इनकी स्पेशल चीज ये है कि क्वेरी मिडलवेयर फंक्शंस के अंदर जो दिस होता है, दिस रेफर्स टू द क्वेरी इटसेल्फ। तो क्योंकि हम डिलीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डिलीशन रिलेटेड हमारे मेथड्स मिलेंगे, डिलीट मैनी, डिलीट वन, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिमूव। तो अगर हम डिलीशन करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट के लिए तो हम अपने क्वेरी मिडलवेयर्स को यूज करेंगे। अब क्वेरी मिडलवेयर के अंदर और थोड़ा डीप में जाने से पहले एक बार अपने कोड पर आ जाते हैं। कोड के अंदर हमने क्या किया था, अपनी customer.js नाम की फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने अपना ये ऑर्डर का स्कीमा डिफाइन किया था, दिस स्कीमा, और हमने अपने कस्टमर का स्कीमा डिफाइन किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे मॉडल हो गए। अब यहाँ पर फंक्शंस के अंदर हम दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे। पहले फंक्शन का काम होगा टू ऐड अ कस्टमर इन द डेटाबेस, एंड दूसरे फंक्शन का काम होगा टू डिलीट अ कस्टमर फ्रॉम द डेटाबेस। अब कस्टमर को ऐड करने के लिए हम एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, ऐड कस्टमर इज इक्वल टू
एसिंक एरो फंक्शन, इसमें सबसे पहले तो एक न्यू कस्टमर डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, और कस्टमर के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स देने पड़ेंगे, कस्टमर के लिए हमें नेम देना है और ऑर्डर्स देने हैं। तो नेम को डिफाइन कर लेते हैं, वील कॉल दिस कस्टमर करण अर्जुन। तो इस तरीके से एक बेसिक सा कस्टमर हमने डिफाइन कर दिया। अब कस्टमर से पहले एक बार अपने डेटाबेस को भी देख लेते हैं। अगर मैं करूं शो कलेक्शंस, तो हमारे जो काम के हैं वो ये दो कलेक्शंस है, एक ऑर्डर्स एंड एक कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स को देखें db.customers.find, तो अभी हमारे कस्टमर्स के अंदर एक सिंगल कस्टमर हमारे पास अवेलेबल है। और ऑर्डर्स को अगर देखें तो db.orders.find, तो ऑर्डर्स के अंदर अभी हमारे पास ये 3 ऑर्डर्स हैं जिनको हमने पहले वाली क्लास में क्रिएट किया था। अब हमें क्या करना है, एक नया कस्टमर क्रिएट करना है और उसी कस्टमर के लिए हम एक नया ऑर्डर भी क्रिएट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा नया कस्टमर। अब एक न्यू ऑर्डर भी क्रिएट कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमें आइटम देना पड़ेगा। आइटम के लिए लेट्स ऐड अ पिज्ज़ा, एंड साथ के साथ हमें प्राइस देना पड़ेगा, वील मेक इट 250 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा एक नया ऑर्डर। अब न्यू कस्टमर के लिए जो ऑर्डर्स हैं डॉट ऑर्डर्स, उसके अंदर हम पुश कर देंगे अपने न्यू ऑर्डर को, एंड उसके बाद हम अवेट कर लेंगे जब हम न्यू ऑर्डर को सेव करें डेटाबेस के अंदर डॉट सेव, एंड साथ के साथ हम अवेट करेंगे न्यू कस्टमर डॉट सेव, एंड लास्ट में एक कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं एडेड न्यू कस्टमर। इसे हम कॉल करते हैं बाय कॉलिंग द ऐड कस्टमर फंक्शन, एंड इसको कर लेते हैं सेव। रन करने के लिए नोड customer.js, ऐड कर दिया है कस्टमर। अब अगर जाके हम रिफ्रेश करेंगे, ऑर्डर्स के अंदर हमारा पिज्ज़ा ऐड हो गया है, एंड कस्टमर्स के अंदर हमारा एक नया कस्टमर है जो ऐड हो गया है, एंड कस्टमर की ऑर्डर्स में जो ऑब्जेक्ट आईडी है, ये ऑब्जेक्ट आईडी पिज्ज़ा की ही ऑब्जेक्ट आईडी है। तो ये सेम जो नया ऑर्डर क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस भी यहाँ पर हमारे कस्टमर के लिए सेव हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हम जैसे ही अपने कस्टमर को डिलीट करें वैसे उसके लिए उसका ऑर्डर भी डिलीट हो जाए। मतलब बेसिकली कि हमने ऑर्डर सेटिस्फाई कर दिया कस्टमर का, डिलीवर हो गया उनके घर पे। पर अगर सिंपली हम डिलीशन को कॉल लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक अनदर फंक्शन टू डिलीट, इसको हम कह सकते हैं कॉन्स्ट डिलीट कस्टमर इज इक्वल टू एसिंक, एंड यहां पर हम कॉल करेंगे कस्टमर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट को जब हम कॉल करते हैं, अभी के लिए इसकी आईडी जो है वो हमने स्पेसिफाई नहीं की, और यहाँ से जो भी डेटा आएगा लेट डेटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और फिर डिलीटेड जो डेटा है उसे हम प्रिंट करवा देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड डेटा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो ऐड कस्टमर की जगह इस बार हम कॉल लगाएंगे अपने डिलीट कस्टमर को, एंड आईडी के लिए हम अपने करण अर्जुन वाला जो कस्टमर है उसकी आईडी यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, इसको करते हैं सेव। अभी हम नॉर्मल सिनारियो देखने वाले कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है। जैसे ही हम कस्टमर के लिए डिलीट बाय आईडी कॉल करेंगे, हमें पता है क्या होने वाला है, हमें पता है ये जो कस्टमर है ये डिलीट हो जाएगा, पर उसके लिए उसका ऑर्डर डिलीट नहीं होगा। लेट्स कॉल इट, तो फॉर सम रीजन वी हैव गॉटन नल। एक बार अपने डेटाबेस को भी हम चेक कर लेते हैं। कस्टमर्स के अंदर अभी भी, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट आईडी हमने कॉपी की है ये हमने ऑर्डर्स वाली कॉपी कर दी है, सही ऑर्डर आईडी ऐड कर देते हैं, सेव, एंड दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। इस बार कौन डिलीट हुआ, इस बार हमारे लिए हमारा कस्टमर जो है वो डिलीट हो गया, और चाहे तो डेटाबेस से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस बार हमने कस्टमर्स को जब प्रिंट करवाया तो हमारे पास सिंगल कस्टमर है राहुल कुमार। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो करण अर्जुन था वो डिलीट हो गया, बट उसका जो ऑर्डर था वो अभी भी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। पर हम तो चाहते हैं जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो भी साथ के साथ डिलीट हो जाएं। तो वो चीज़ करने के लिए हमारे पास मोंगूज के अंदर मिडलवेयर्स होते हैं। हम 2 मिडलवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक का नाम होता है प्री और दूसरे मोंगूज मिडलवेयर का नाम होता है पोस्ट। बेसिकली अगर हम किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं उस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से पहले अगर कुछ काम हो तो उसको हम प्री मिडलवेयर के अंदर कर सकते हैं, एंड अगर हम चाहते हैं क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कुछ काम हो तो उसको हम पोस्ट मिडलवेयर के थ्रू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाकर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे प्री मिडलवेयर्स होते हैं। प्री मिडलवेयर फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर व्हेन ईच मिडलवेयर कॉल्स नेक्स्ट। तो प्री मिडलवेयर को लिखने के लिए हम सिंपली लिखते हैं स्कीमा डॉट प्री,
एंड उसके अंदर हम अपनी क्वेरी का नाम लिखते हैं कि कौन सी क्वेरी के एग्जीक्यूट होने पर वो मिडलवेयर रन करना चाहिए। फिर हम लिखते हैं फंक्शन नेक्स्ट और फिर हम अपना काम करवा सकते हैं। अब हमें एक चीज यहाँ पर नोट करनी है, अगर हम क्वेरी मिडलवेयर्स को यूज कर रहे हैं, मतलब हम इन मिडलवेयर्स को यूज कर रहे हैं, तो हम तो कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, कौन सी क्वेरी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं क्वेरी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। बट यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिमूव, फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड अपडेट, पर फाइंड बाय आईडी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। बट इफ वी गो टू दिस पेज, अगर हम मॉडल के अंदर जाएं और मॉडल के अंदर अगर हम अपने फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन के डिटेल्स में जाएं, तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन ट्रिगर्स द फॉलोइंग मिडलवेयर फाइंड वन एंड डिलीट। तो बेसिकली मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है, मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि अगर हम फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इस मेथड को कॉल करते हैं, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कौन से मिडलवेयर को कॉल लगाता है, ये मेथड ऑटोमेटिकली फाइंड वन एंड डिलीट इस मिडलवेयर को कॉल लगाता है। तो अगर हमने इस मिडलवेयर के लिए एक मोंगूज मिडलवेयर और डिफाइन कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इसे कॉल लगाएगा और ये इस मोंगूज मिडलवेयर को कॉल लगाएगा। अगर हमारा जो प्री है या हमारा जो पोस्ट है उसे अगर हम फाइंड वन एंड डिलीट के लिए भी अगर कॉल लगाते हैं, तो भी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट के लिए वो मिडलवेयर एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारे मिडलवेयर में फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट के लिए मिडलवेयर नहीं होता, बट फाइंड बाय वन एंड डिलीट के लिए मिडलवेयर होता है। और फाइंड बाय वन एंड डिलीट खुद अपने आप में एक मिडलवेयर है फॉर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो अगर ये इसे ट्रिगर कर रहा है और इसके लिए मैंने कोई अलग से एडिशनल चीज बना दी जो ट्रिगर हो रही है, तो ऑब्वियसली जब ये इसे ट्रिगर करेगा तो हमारे एडिशनल मोंगूज मिडलवेयर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। अब ये जो मोंगूज मिडलवेयर है ये हमारा प्री मिडलवेयर भी हो सकता है और ये हमारा पोस्ट मिडलवेयर भी हो सकता है। तो अगर मैंने अपने कोड के अंदर प्री लिख दिया तो फाइंड वन एंड डिलीट प्री को ट्रिगर करेगा, तो मतलब फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट भी इनडायरेक्टली प्री को ट्रिगर कर रहा होगा। तो यहाँ पर प्री को एक बार लिखकर देखते हैं अपने प्री मिडलवेयर को। हम कैसे लिखते हैं अपने मिडलवेयर्स को, पहले अपना प्री मिडलवेयर लिखते हैं। तो यहाँ पे आके मॉडल से पहले वी कैन राइट स्कीमा डॉट प्री और स्कीमा डॉट प्री के अंदर हम लिखते हैं फाइंड वन एंड डिलीट और बाद में हम अपना कॉल बैक एक डिफाइन करते हैं। तो कॉल बैक में हम एक असिंक कॉल बैक रखने वाले हैं। इसके अंदर अभी के लिए हम कुछ डेटा नहीं रखेंगे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवाएंगे प्री मिडलवेयर एंड बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हम अपना एक पोस्ट मिडलवेयर डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी फाइंड वन एंड डिलीट ट्रिगर होगा उसके पोस्ट में, यहाँ पर उसके पोस्ट में ये पोस्ट मिडलवेयर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्कीमा है इसमें हम कौन सा स्कीमा यूज करने वाले हैं, बेसिकली ये जो प्री एंड ये पोस्ट है ये किसके डिलीशन के लिए हम ट्रिगर करवाना चाहते हैं, अपने कस्टमर के डिलीशन के लिए हम ट्रिगर करवाना चाहते हैं। हम बेसिकली चाहते हैं जब भी कस्टमर को डिलीट किया जाए, या तो डिलीट करने से पहले कुछ काम हो जाए या डिलीट करने के बाद कुछ काम हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना कस्टमर स्कीमा एंड सेम चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार ट्राई करते हैं टू ऐड आवर कस्टमर। एक और नया कस्टमर हम ऐड करेंगे, दोबारा से करण अर्जुन वाले कस्टमर को री ऐड करेंगे एंड इस बार पिज्ज़ा की जगह लेट्स राइट बर्गर। तो ये हमने ऐड कर दिया अपना कस्टमर। इसको क्लियर कर लेते हैं, डेटाबेस के अंदर जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम अपने कस्टमर्स को देखें तो कस्टमर्स में हमारे पास ये कस्टमर ऐड हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को डिलीट करें और कस्टमर को जैसे हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे हमारे कुछ मिडलवेयर्स हैं जो ट्रिगर होंगे। तो हमारे मिडलवेयर ट्रिगर हुए, कैसे हुए ट्रिगर, पहले हमारा प्री मिडलवेयर ट्रिगर हुआ, उसके बाद हमारा पोस्ट मिडलवेयर ट्रिगर हुआ। अच्छा, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट हमने गलत आईडी डाली हुई है, तो एग्जैक्टली कुछ डिलीट नहीं हुआ, पर हमें ये पता चल गया चाहे काम सक्सेसफुली हो चाहे काम अनसक्सेसफुली हो, हमारे मिडलवेयर्स तो हमेशा काम ही करते हैं। तो हमारे प्री एंड पोस्ट मिडलवेयर ने अपना काम किया। अब इसमें जो हमारा प्री मिडलवेयर है ये तो क्वेरी को रन करने से पहले यानी डिलीट होने से पहले एग्जीक्यूट होता है और पोस्ट वाला डिलीट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। और हम क्या करवाना चाहते हैं, हम बेसिकली चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कस्टमर डिलीट हो जाए, लेट्स सपोज जिस भी कस्टमर को हम डिलीट करना चाहते हैं वो कस्टमर हमारा डिलीट हो गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स हैं वो भी डिलीट होने चाहिए। तो हम कहाँ पे काम करवाना चाहते हैं, हम बेसिकली अपने पोस्ट में काम करवाना चाहते हैं, यानी कस्टमर डिलीट होने के बाद हम काम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्री मिडलवेयर है इसको तो हम कमेंट आउट कर सकते हैं, वी डोंट रियली नीड इट।
और हमारा जो पोस्ट मिडलवेयर है, इस मिडलवेयर फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ डेटा आता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस डेटा को एक बार प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। हम दोबारा से डिलीट को ट्रिगर करेंगे और इस बार सही आईडी के साथ उसको ट्रिगर करेंगे। लेट्स सपोज ये राहुल कुमार वाला जो है, इसकी आईडी हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको ट्रिगर करते हैं एक बार। लेट्स सेव इट एंड क्लियर, एंड हमने कर दिया ट्रिगर। तो इस बार कौन डिलीट हुआ, इस बार राहुल कुमार हमारे लिए डिलीट हुआ। एंड पोस्ट वाले ने क्या चीज प्रिंट करवाई, इस मिडलवेयर, पोस्ट वाले मिडलवेयर ने किस चीज को प्रिंट करवाया, ये एक चीज तो पोस्ट वाले मिडलवेयर के पास डेटा में बेसिकली जो आ रहा है दैट इज द कस्टमर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये जो सेकंड टाइम प्रिंट हुआ है ये हमारे पोस्ट ने प्रिंट करवाया है, और जो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ है यानी यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये हमारे डिलीट कस्टमर फंक्शन ने प्रिंट करवाया है। तो पहले डिलीट कस्टमर पूरा एग्जीक्यूट हुआ है जिसने डिलीटेड डेटा को प्रिंट करवाया, उसके बाद हमारा ये पोस्ट वाला मिडलवेयर ट्रिगर हुआ है जिसने दोबारा से डिलीटेड डेटा को प्रिंट करवाया। तो हमें पता है कि ये जो डिलीटेड डेटा है इसकी पूरी एक्सेस होती है हमारे पोस्ट मिडलवेयर के पास। अब इस डिलीटेड डेटा से हम क्या करेंगे, इस डिलीटेड डेटा से कस्टमर के जितने भी ऑर्डर्स हैं हम उनको निकालेंगे और फिर हर एक इंडिविजुअल ऑर्डर के लिए हम डिलीट को कॉल कर देंगे फॉर द ऑर्डर स्कीमा, ताकि हमारे जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो भी डिलीट हो जाएं। क्योंकि अभी रिलेटेड ऑर्डर्स डिलीट नहीं हुए, तो राहुल कुमार के जितने भी जो ऑर्डर्स थे, ये जो 3 ऑर्डर्स थे, ये अभी भी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इवन दो वो कस्टमर डिलीट हो गया। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ना फंक्शन करे, वो रिलेटेड ऑर्डर्स भी वहाँ पे जाके डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपने पोस्ट के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो डेटा है, या तो इसे डेटा कह सकते हैं या इसे कस्टमर कह सकते हैं, कि हमारा जो कस्टमर है अगर उसके अंदर ऑर्डर्स की लेंथ इज ग्रेटर देन 0, मतलब कस्टमर के जो ऑर्डर्स हैं उसमें अगर ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेंथ ग्रेटर देन 0 है या लेंथ की कोई वैलिड वैल्यू है, तो फिर उस लेंथ के अंदर इंडिविजुअली जितने भी ऑर्डर्स आईडी हैं उन सबको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हम ऑर्डर का डिलीट मैनी मेथड कॉल कर सकते हैं, और डिलीट मैनी मेथड के अंदर क्या कंडीशन देंगे, हम बेसिकली चाहते हैं जितनी भी आईडी हमारे कस्टमर डॉट ऑर्डर्स के अंदर हैं वो सारी की सारी आईडी ऑर्डर के अंदर से डिलीट हो जाए। तो हम कंडीशन ये दे सकते हैं कि अगर हमारी जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी, उसकी अगर मैं कोई लिस्ट भेज दूं, मेरे पास अगर कोई लिस्ट होती और वो लिस्ट अगर मैंने इसको पास कर दी, तो अंडरस्कोर आईडी जिस भी लिस्ट के अंदर जिन आईडी से मैच कर रही है वो सारे ऑर्डर्स डिलीट हो जाएं, तो हमारे लिए काम बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आईडी किससे मैच करनी चाहिए, आईडी एक लिस्ट से मैच करनी चाहिए, और वो लिस्ट क्या है, वो लिस्ट है बेसिकली कस्टमर डॉट ऑर्डर्स की लिस्ट। तो कस्टमर डॉट ऑर्डर्स के अंदर यानी इस लिस्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे डिलीट करवाने हैं। तो जब भी हम किसी भी फील्ड की लिस्ट के साथ मैचिंग करते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं मोंगूज का, हम इन वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। सो व्हाट वी कैन बेसिकली डू इज वी कैन यूज द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम इस तरीके से सिंटैक्स लिख सकते हैं, $in, और किस में होना चाहिए, कौन सी लिस्ट में होनी चाहिए हमारी आईडी कस्टमर डॉट ऑर्डर्स वाली लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो हम ऑर्डर डॉट डिलीट मैनी से वो सारी की सारी आईडीज डिलीट कर देंगे जो कस्टमर डॉट ऑर्डर्स की वाली आईडीज के साथ मैच करती है। तो इसे कर लेते हैं अवेट, एंड अवेट करके ये क्या करेगा, ये हमें कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड उस रिजल्ट को हम करवा देंगे प्रिंट कि हमने किस किस चीज़ को डिलीट किया। और यहाँ पर ये जो डेटा है इसे तो ठीक है अभी के लिए प्रिंट करवा सकते हैं। अपनी स्क्रीन जो है इसे क्लियर कर लेते हैं, और इस बार हम अपने करण अर्जुन वाले कस्टमर को डिलीट करवाएंगे। बेसिकली हमारे पास एक ही कस्टमर है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही ऑर्डर है जो हमने ऐड किया था। कौन सा ऑर्डर है, हमारा बर्गर वाला ऑर्डर। तो यहाँ से अपनी आईडी को कर लेते हैं पेस्ट, सेव एंड एग्जीक्यूट। तो 2 चीज़ें हमारे लिए प्रिंट हुई। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए प्रिंट हुई वो ये है, एक्नॉलेज ट्रू डिलीटेड काउंट 1। इसका बेसिक मतलब ये है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट में आया, यहाँ पे रिजल्ट में आया, सॉरी यहाँ पे क्या रिजल्ट में आया इस पोस्ट के अंदर, यहाँ रिजल्ट में आया कि हमारी जो क्वेरी है उसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, यानी ये जो डिलीट मैनी है ये रन हुई है। और कितने चीज़ों को इसने डिलीट किया है, एक चीज़ को इसने डिलीट किया है, यानी एक ऑर्डर को डिलीट किया है। और किस ऑब्जेक्ट को, किस कस्टमर को डिलीट किया गया है, यहाँ से डिलीटेड कस्टमर का हमारे पास डेटा आ गया। अब अगर जाके हम कस्टमर्स को चेक करें, कस्टमर्स खाली है। अगर हम ऑर्डर्स को चेक करें तो ऑर्डर्स में हमें बर्गर वाला ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कस्टमर को डिलीट किया गया वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर भी डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम डिलीशन को हैंडल करते हैं। ऐसे ही ये तो हमने कस्टमर एंड ऑर्डर्स का एग्जाम्पल लिया, पर अगर सेम तरीके से हमारा यूजर्स एंड पोस्ट का स्कीमा
या यूजर्स एंड पोस्ट का जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं कैस्केडिंग एंड डिलीशन से। जैसे ही एक यूज़र डिलीट हो जाएगा वैसे ही ऑटोमेटिकली उसके सारे पोस्ट डेटाबेस से डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीशन को कैसे हैंडल करना है वो एक हद तक इस पर भी डिपेंड करता है कि हम अपने डेटाबेस में चीज़ें कैसे रखना चाहते हैं। क्या हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें जैसे ही कस्टमर डिलीट हो वैसे ही सारे ऑर्डर्स भी डिलीट हो जाए, या फिर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें कस्टमर तो डिलीट हो जाए पर ऑर्डर्स का डिलीट होना जरूरी नहीं है। अब जहाँ पे डिलीट होना जरूरी नहीं है उसको इंप्लीमेंट करना सिंपल है, पर हमें डिलीशंस को भी हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें एक मॉडल के ऊपर दूसरा मॉडल डिपेंड करता है और दूसरे का भी डिलीट होना जरूरी है जब एक मॉडल डिलीट हो जाए। तो इस तरीके से डिलीशन को हैंडल किया जाता है यूजिंग मोंगूज मिडलवेयर्स, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम कर रहे होंगे वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम एक और नया मॉडल एस्टैब्लिश करेंगे यूजिंग रिलेशनशिप्स, जो होगा फॉर क्रिएटिंग आवर रिव्यूज। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अपने लिए एक नया मॉडल विच इज़ गोइंग टू बी फॉर रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ कहने का क्या मतलब है, अगर हम अपनी एयरबीएनबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर किसी भी लिस्टिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो हर लिस्टिंग के साथ कुछ कुछ रिव्यूज़ होते हैं जो अटैच्ड होते हैं। अगर हम स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल करके ये कुछ एवरेज रिव्यूज़, एवरेज रेटिंग्स हमें दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ पर इस तरीके से हमें हमारे रिव्यूज़ दिखते हैं। रिव्यूज़ में किसने रिव्यू पोस्ट किया, उसकी डेट एंड साथ के साथ क्या कमेंट रिव्यू के साथ लिखा गया है। इस तरीके से काफ़ी सारे डिफरेंट रिव्यूज़ हैं जो हमें दिखाई देते हैं, साथ में एक रेटिंग होती है हर एक रिव्यू के साथ। तो इसी तरीके का एक सेक्शन हम अपनी वेबसाइट के लिए भी बिल्ड करना चाहते हैं। अब जब भी हम रिव्यूज़ की बात करेंगे, रिव्यूज़ के अंदर अभी के लिए हम 3 इन्फॉर्मेशन लेंगे। इनमें से सबसे पहले होने वाले हैं हमारे कमेंट यानी ये हमारा एक कोई भी स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर जो कस्टमर है या जो यूज़र है वो डिटेल में बता रहे होंगे कि ये लिस्टिंग, ये जगह उन्हें कैसी लगी। साथ में हमारे पास एक रेटिंग होगी विच इज़ गोइंग टू बी अ नंबर। रेटिंग मतलब 1 से लेके 5 के स्केल में उनसे रिक्वायर्ड होगा कि वो रेट करें। एंड हम एक क्रिएटेड एट नाम की फील्ड रखेंगे जो हमारे लिए डेट एंड टाइम स्टोर करेगी। अब अभी जनरली क्रिएटेड एड को सिर्फ हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे, एज सच इसको हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ना किसी टेम्पलेटिंग में, ना हमारे एक्सप्रेस के अंदर। इसे हम लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर यूज कर रहे होंगे जब हम डेट के साथ थोड़ा सा काम करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे कॉमेंट पर रहेगा कि एक्चुअली क्या कॉमेंट हुआ एंड साथ के साथ यूजर ने उसे क्या रेटिंग दी। ऑल्सो अभी के लिए हम रिव्यूज के अंदर ये स्टोर नहीं करवा रहे होंगे कि वो रिव्यू किसने लिखा है। तो अभी के लिए हमारी जो वेबसाइट जिस स्टेट में है, जैसे लेट अस रन इट फर्स्ट nodemon-app.js। अभी हमारी जो वेबसाइट है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, /listings। एक छोटा सा एरर हमारे पास आ रहा है। अपने index.ejs के अंदर जाके एक बार इस लाइन को हम कर लेते हैं कट एंड सेव, एंड साथ के साथ show.ejs के अंदर भी सेम लाइन को हम कट करके सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ऑल लिस्टिंग्स के अंदर हम हैं, and what we need to do is we basically need to delete this data। ये जो डेटा इसको डिलीट कर दिया हमने। साथ के साथ हम चाहें तो ये जो सैम्पल टाइटल्स हैं इन्हें भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट, एंड इसे भी डिलीट कर देते हैं, एंड लेट्स डिलीट दिस वन टू। तो इस तरीके से हमारा जो इनिशियल डेटाबेस था उसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब वापस से आके सेम लाइन पेस्ट कर देंगे एक बार एंड रिफ्रेश करेंगे तो ठीक है, नाउ थिंग्स आर वर्किंग। index.ejs के अंदर भी जाके सेम चीज़ हम कर देंगे ऑल लिस्टिंग्स में, रिफ्रेश, तो अब सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली हमने इनवैलिड डेटा ऐड कर दिया था जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। इनवैलिड डेटा इन द टर्म्स कि हमने ऐसी लिस्टिंग ऐड कर दी थी जिसमें प्राइस था ही नहीं। अब प्राइस अगर अनडिफाइंड है तो फिर उस पर कॉमाज और इस तरीके की चीज़ें लगी नहीं सकती, तो अनडिफाइंड के लिए हम कोई मेथड कॉल नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहाँ पे एरर आ रहा था हमारे पास, पर वो अनडिफाइंड वाली चीज़ हमने कंप्लीटली हटा दी है। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए हमने वेबसाइट को इस तरीके से बिल्ड किया है। अब अगर हम किसी भी लिस्टिंग पर जाएं, इस लिस्टिंग के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे कुछ कुछ रिव्यूज़ ऐड हो, और अभी के लिए क्योंकि हमने यूज़र्स नाम का कोई मॉडल नहीं बनाया, कोई स्पेसिफिक यूज़र नहीं है जो अपना अकाउंट बना सकता है फिर रिव्यूज़ ऐड कर सकता है, तो इसीलिए अभी के लिए हर लिस्टिंग के अंदर हर कोई रिव्यूज़ को ऐड कर सकता है। और रिव्यूज़ को ऐड करने के लिए कोई एक्सेस, कोई ऑथराइजेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिव्यूज़ ऐड कर सकता है, रिव्यूज़ डिलीट कर सकता है, रिव्यूज़ को देख सकता है। इस तरीके से अभी हम अपने मॉडल को बिल्ड कर रहे हैं। तो रिव्यूज़ मॉडल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन 3 फील्ड्स का यूज़ करेंगे, और रिव्यूज़ मॉडल को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे होंगे अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर। जैसे listing.js है वैसे ही हम क्रिएट करेंगे review.js। अब listing.js के अंदर हमने इनिशियली इन दोनों को यूज़ किया था, तो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड अपना नया स्कीमा बनाने के लिए हम लिखेंगे const
इसे कह देते हैं अपना रिव्यू स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा, और स्कीमा के अंदर रिव्यू के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास हमारा कमेंट होगा। कमेंट किस टाइप का होगा? कमेंट हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। उसके अलावा हमारे पास एक रेटिंग होगी, रेटिंग का हम टाइप रखने वाले हैं, टाइप इज गोइंग टू बी नंबर, एंड साथ के साथ रेटिंग की हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है जिसको डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम रेटिंग 1 होने वाली है एंड मैक्सिमम रेटिंग हमारे लिए 5 होने वाली है। एंड साथ के साथ एक क्रिएटेड एट नाम की फील्ड डिफाइन कर देते हैं। क्रिएटेड एट हमारे लिए होने वाली है डेट, तो इसका टाइप हम रख देंगे डेट, और साथ में इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं ताकि कभी भी हमें इसे सेट ना करना पड़े। हम इसे डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं डेट डॉट नाउ, यानी जब भी क्रिएटेड एट, जब भी एक नया स्कीमा बनेगा, अगर उसमें अलग से क्रिएटेड एट के लिए कोई डेट पास नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी करंट डेट जो है, यानी जब वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है तभी की डेट उसके लिए सेट हो जाएगी। डेट एंड टाइम ये ऐसी फील्ड है जिसको हम अभी नहीं यूज करेंगे, जिसको हम लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर यूज करने वाले हैं। अब साथ में इस स्कीमा को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, इसको कह देते हैं mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर हम अपना रिव्यू नाम का मॉडल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे रिव्यू स्कीमा को, एंड इसको कर लेते हैं सेव। तो ये तो हमने रिव्यू स्कीमा को सेव कर लिया। अब हम चाहते हैं जो सारे के सारे रिव्यूज हों ये पर्टिकुलर लिस्टिंग के साथ स्टोर हों। जैसे रिव्यूज एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास हमारी डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं। ये हमारी लिस्टिंग 1 है, ये हमारी लिस्टिंग 2 है, और बेसिकली हम चाहते हैं हर एक लिस्टिंग के साथ कुछ रिव्यूज अटैच्ड हों, कि कोई होटल है तो उसके लिए कितने लोगों ने रिव्यू लिखे, फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने रिव्यू किया उस होटल को, तो सारे के सारे जो रिव्यूज हैं वो किससे अटैच्ड हैं? वो हमारी लिस्टिंग से अटैच्ड हैं। तो क्या हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ 1-to-N रिलेशन, या इसे 1-to-many रिलेशनशिप कहा जा सकता है मॉडल की टर्म्स में, जिसमें एक लिस्टिंग होगी और एक लिस्टिंग्स के साथ अटैच्ड बहुत सारे हमारे पास रिव्यूज होंगे। अब ये रिव्यूज 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कोई भी अच्छा नंबर हो सकता है रिव्यूज के लिए। ऑब्वियसली ऐसा जनरली नहीं होगा कि एक होटल के साथ अटैच हमारे मिलियंस ऑफ रिव्यूज हों, तो ये जनरली हमारा 1-to-many का केस बनता है, जिसमें हम क्या करेंगे, हर एक लिस्टिंग के साथ एक एरे एसोसिएट कर देंगे, और ये एरे होगा रिव्यूज वाला एरे। जैसे अगर ये हमारी लिस्टिंग है तो इसी के लिस्टिंग स्कीमा के अंदर हम एक रिव्यूज वाला एरे और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, इसको हम कह देंगे रिव्यूज, और रिव्यूज क्या बनेगा, हमारा एरे बनेगा। और एरे के अंदर का हर एक इंडिविजुअल आइटम के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो उसका हम टाइप डिफाइन करेंगे, द टाइप इज गोइंग टू बी स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो हम सारे जितने भी रिव्यूज हैं उस पर्टिकुलर होटल के लिए उन सबकी ऑब्जेक्ट आईडी को इस एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे। इस लिस्टिंग के लिए अगर कोई रिव्यूज दिए जा रहे हैं तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ अपीयर होंगे। एक और चीज हम कर सकते हैं, यहाँ लिस्टिंग डिटेल की जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं, टाइटल ही ऐड कर सकते हैं। तो एक ये छोटा सा चेंज है जो आई बिलीव अभी कर सकते हैं हम साथ के साथ। तो ये जो लिस्टिंग डिटेल्स हैं एंड हमारा ये जो लिस्टिंग टाइटल है, इसे लिस्टिंग डिटेल्स की जगह ऐड कर देते हैं, और इस लिस्टिंग टाइटल को हम यहाँ से हटा सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारा लिस्टिंग टाइटल आ गया एंड इस तरीके से हमारी लिस्टिंग डिटेल्स आ गई। तो लिस्टिंग डॉट जेएस के अंदर हमने एक एरे बना लिया, जिस एरे के अंदर इंडिविजुअल आइटम के अंदर हम ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करा रहे होंगे रिव्यू की, एंड रेफरेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे हम रिव्यू को, यानी जो हमारा रिव्यू मॉडल है वो इसके लिए रेफरेंस बनेगा। इसको भी करवा लेते हैं सेव। तो सिर्फ इतना पार्ट करने से अब हमने अपने लिस्टिंग स्कीमा के अंदर रिव्यूज को ऐड कर दिया और हमने रिव्यूज वाले स्कीमा को अलग से क्रिएट कर लिया। पर अभी तक हमने किसी भी लिस्टिंग के लिए एक्चुअल रिव्यू को क्रिएट नहीं किया, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म्स को बिल्ड करेंगे जो रिव्यू को इनपुट की तरह लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम रिव्यूज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होगा रिव्यूज को क्रिएट करना। इसमें सबसे पहला प्रोसेस होगा सेटिंग अप द रिव्यूज फॉर्म, यानी हम जैसे अपनी लिस्टिंग को इनपुट लेने के लिए अपना ये जो new.egs वाला फॉर्म बनाते हैं, अगर हमें ऐड न्यू लिस्टिंग करनी है तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है, वैसे ही हर एक लिस्टिंग के लिए अगर हमें रिव्यूज को ऐड करना है तो हमारे पास एक रिव्यूज का फॉर्म आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा उस फॉर्म को क्रिएट करना। अब हम शुरुआत में क्या करेंगे, ये जो हमारा रिव्यूज को क्रिएट करने वाला फॉर्म है इसे हम अपने शो पेज के अंदर ही ऐड करेंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए क्लियर है कि अगर हमें कोई रिव्यू ऐड करना है तो वो किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए होना चाहिए, तो शो पेज के ऊपर ही हम रिव्यू ऐड कर लेंगे ताकि क्लियर हो कि अगर इस लिस्टिंग के लिए रिव्यू ऐड होगा तो इसी पेज पे होगा। तो अगर हम किसी और लिस्टिंग पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी गो टू दिस लिस्टिंग, तो यहाँ पर जो रिव्यू हम ऐड कर रहे हैं वो इस लिस्टिंग के लिए ऐड हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग। तो वो फॉर्म ऐड करने के लिए हम अपने show.ejs पर आ जाते हैं और show.ejs में ये जो हमारे बटन्स वाला डिव है, इसके बाद में हम अपने लिए एक और नया डिव क्रिएट करेंगे। डिव के अंदर हम अपनी एक H4 हेडिंग बना सकते हैं, वी कैन कॉल इट लीव अ रिव्यू, एंड साथ के साथ हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बेसिक स्टाइलिंग इसे हम दे देते हैं, हम इस डिव को एक क्लास दे देते हैं कॉलम 8 ऑफसेट 3, ताकि इसे भी सेम स्पेसिंग मिले। अब फॉर्म के अंदर हमें दो फील्ड्स को क्रिएट करना है, एक होगी हमारी रेटिंग एंड एक होगा हमारा कमेंट। तो सबसे पहले तो अपनी रेटिंग के लिए एक डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर एक हम लेबल क्रिएट करेंगे, इसे हम कह देते हैं रेटिंग एंड फॉर रेटिंग। अब रेटिंग लेने के लिए हम इनपुट में अपनी रेटिंग लेंगे। इनपुट में रेटिंग हम मल्टीपल तरीके से ले सकते हैं, हम टाइप में नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, या फिर हम टाइप में अपनी रेंज भी रख सकते हैं। तो अगर हम टाइप में रेंज रखते हैं तो बेसिकली स्लाइडर की फॉर्म में हम अपनी रेटिंग को ले सकते हैं। तो इसे रख लेते हैं रेंज। रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू वी वांट टू कीप एज 1 और मैक्सिमम वैल्यू को हम रखना चाहते हैं 5 के इक्वल। इसे एक आईडी दे देते हैं रेटिंग एंड साथ के साथ इसे हम नेम दे देते हैं रिव्यू और उसके अंदर रेटिंग। जिस तरीके से हमने लिस्टिंग ऑब्जेक्ट बनाई थी वैसे हम यहाँ रिव्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम रेटिंग की वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिव विच इज़ द रेटिंग। एंड फिर हम एक कमेंट के लिए बना लेते हैं, एक लेबल बना लेंगे जिसको बना रहे हैं हम अपने कमेंट के लिए। लेबल की स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम बेसिकली अपने लिए टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम कमेंट्स लिखने वाले हैं, इसको नेम दे देते हैं रिव्यू कमेंट एंड आईडी भी दे देते हैं हम इक्वल टू कमेंट। एंड लास्ट में एक बटन बना लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द सबमिट बटन, तो इसको कह देते हैं सबमिट। इतने पार्ट को कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो बेसिकली हमारे लिए ये फॉर्म क्रिएट होकर आया है जिसमें लीव अ रिव्यू आ रहा है, रेटिंग आ रही है, हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है और हमारे पास हमारा सबमिट बटन आ रहा है। अभी इसके अंदर कोई एडिशनल स्टाइलिंग वगैरह हमने कुछ ऐड नहीं की, हम चाहें तो इस फॉर्म को थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीव अ रिव्यू से पहले वी कैन क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, से रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पे लीव अ रिव्यू, तो थोड़ा क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा रिव्यू स्टार्ट हो रहा है। एंड साथ के साथ इसे बूटस्ट्रैप टाइप बनाने के लिए एक बार देख लेते हैं new.ejs में बूटस्ट्रैप के लिए क्या क्या क्लासेस थी। new.ejs के अंदर कुछ क्लासेस हैं। एक हमारी क्लास है फॉर्म लेबल एंड फॉर्म कंट्रोल। तो show.ejs के अंदर लेबल के अंदर हम क्लास ऐड कर देते हैं फॉर्म लेबल, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर्म लेबल। इसके अंदर हम क्लास ऐड करेंगे अपनी फॉर्म कंट्रोल, या फॉर्म कंट्रोल क्लास हम अपनी रेंज के लिए ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट एरिया के लिए ऐड करेंगे। इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो ये हमारे कमेंट्स हो गए। हम चाहें तो कमेंट्स वाले टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। रोज की टर्म्स में वी कैन मेक इट 5 रोज। रिफ्रेश। तो ये हमारे कमेंट्स हो गए। बटन को भी हम बटन क्लास दे सकते हैं, विल गिव इट अ बटन क्लास एंड इसे कह देते हैं बटन। इसे एक आउटलाइन बटन बनाते हैं डार्क टाइप का। रिफ्रेश। तो ये हमारा आउटलाइन बटन हो गया डार्क टाइप का। हमारे जो सारे डिव्स हैं इन सभी को हम एक क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम 3 फॉर सम स्पेसिंग एंड इसे तो टॉप से भी एक मार्जिन दे सकते हैं ऑफ 3। ये सेम क्लास इस डिव को भी दे देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस भी आ गई। एंड लास्ट में जाके हमारा ये जो फॉर्म है, फॉर्म को भी हम एक क्लास दे सकते हैं। इनफैक्ट इसे दे सकते हैं मार्जिन बॉटम 3 ताकि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास आ जाए। तो ये हमारा लीव अ रिव्यू वाला फॉर्म हो गया जिसमें हम बेसिकली अपनी रेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि हम कितनी रेटिंग देना चाहते हैं। हम कोई भी कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे और हम इसे सबमिट कर सकते हैं। बट अभी ये कोई फंक्शनल फॉर्म नहीं है, यानी इसको अगर हम सबमिट करने जाएंगे तो कुछ एग्जैक्टली सबमिट नहीं होगा। साथ के साथ ये जो रेटिंग वाला हमारा स्लाइडर है, ये जो रेंज है, इसके लिए अभी हमने कुछ स्टाइलिंग नहीं दी। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ही जाके जो हमारी रेंज होती है
उसके लिए हमारे पास हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं विच इज गोइंग टू बी फॉर्म रेंज। तो ये फॉर्म रेंज वाली क्लास हम अपनी रेंज को दे सकते हैं टू गिव इट अ कस्टम बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारा फॉर्म रेंज हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये मिडिल में जाके सेट है, यानी 3 पर सेट है, स्टेप्स में ही हमारा रेंज जो है वो बढ़ती या घटती है। तो अब ये 2 पे सेट हो गया। दिस इज बेसिकली 1 रेटिंग, ये 2 रेटिंग है, ये 3 रेटिंग है, ये 4 रेटिंग है, ये 5 रेटिंग है। तो इस तरीके से हमारी रेटिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। अभी के लिए ये स्लाइडर इतना बड़ा क्यों है, इसको छोटा क्यों नहीं बना रहे, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि अभी हम इतना ज़्यादा स्टाइलिंग के ऊपर नहीं बल्कि हम फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये हमने बेसिक लेआउट, बेसिक फॉर्म अपने लिए प्रिपेयर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे लिए, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट कि इस फॉर्म को सबमिट करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा। क्योंकि अभी अगर हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कुछ नहीं हो रहा। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो ऊपर इस तरीके से, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट जा रही है पर कहीं भी जा नहीं रही वो गेट रिक्वेस्ट, तो क्या हो रहा है, सारा डेटा हमें ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो फॉर्म को फंक्शनल बनाने के लिए हमें इसे किसी राउट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज गोइंग टू बी अबाउट सबमिटिंग द फॉर्म, कि हमारा फॉर्म सबमिट कहाँ पे जाके होगा। अब जब भी हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म को सबमिट करने का मतलब है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर एक रिव्यू को ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब जनरली जब हम अपने डेटाबेस के अंदर लिस्टिंग को ऐड करवाते थे तो उसके लिए कौन सा राउट क्रिएट होता था। लिस्टिंग के लिए हमने 2 राउट्स क्रिएट किए थे। एक तो जिससे हमारा फॉर्म आता था और जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते थे हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती थी /लिस्टिंग्स के पास। तो जब इस राउट के ऊपर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जाती थी तो हमारे लिए एक नई लिस्टिंग क्रिएट होती थी। अब हम चाहते हैं कि हम एक नया रिव्यू ऐड करवाएं, तो जाएगी तो पोस्ट रिक्वेस्ट ही, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर नई ऐड होती है तो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट ही जाएगी। पर एक तरीका तो यह है कि हम /रिव्यूज़ के पास पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें। पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रिव्यूज अकेला ना घूमे हमारे डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमने रिव्यूज को अकेले स्टोर नहीं कराया। रिव्यूज का एक रिलेशनशिप है लिस्टिंग के साथ, 1 to many वाला रिलेशनशिप। यानी अगर लिस्टिंग है तो लिस्टिंग का पार्ट बनेगा हमारा रिव्यूज। तो हर रिव्यू को पता होना चाहिए कि वो कौन सी लिस्टिंग के लिए क्रिएट हुआ है। जैसे अगर हमने कोई भी कमेंट, कोई भी रेटिंग दी तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेटिंग इस पर्टिकुलर होटल के लिए या इस पर्टिकुलर एयरबीएनबी के लिए क्रिएट हुई है। तो उस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ /रिव्यूज के पास अगर हम अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी लिस्टिंग के लिए हमारा रिव्यू क्रिएट हुआ है। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट को हम इस पाथ के ऊपर भेजेंगे। हमारी रिक्वेस्ट जो जाएगी वो /listings/id के पास जाएगी विद /रिव्यूज। तो इसका मतलब है हम लिस्टिंग्स के अंदर ये जो आईडी है ये हमारी लिस्टिंग आईडी है। इस लिस्टिंग आईडी के अंदर हम रिव्यूज को स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो हमने लॉजिकली सारी चीज़ों को स्टोर किया है। अब ये अकेला तरीका नहीं है अपने राउट को डिज़ाइन करने का, हम /रिव्यूज़ के पास भी भेज सकते हैं अपनी जो रिक्वेस्ट है उसे, वो भी बिल्कुल वैलिड तरीका होगा, बिल्कुल गलत तरीका नहीं है। फिर रिव्यूज़ के अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट है, या तो रिक्वेस्ट में क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में या किसी और तरीके से हमें अपनी लिस्टिंग की आईडी भी साथ में भेजनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका है हम इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लें, या दूसरे तरीके भी होते हैं जिससे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट हम जो तरीका यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो होगा /listing/id, जैसे हमें पता चले URL के अंदर ही कि इस लिस्टिंग, इस आईडी वाले लिस्टिंग के लिए हम एक नया रिव्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी लिखेंगे अपने रिव्यूज को क्रिएट करने की। तो उसके लिए अपने सबमिट के अंदर या अपने फॉर्म के अंदर हम जो show.ejs के अंदर हमने फॉर्म बनाया है, इसमें एक्शन के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं /listings/listing ID। लिस्टिंग ID है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे listing.id एंड /रिव्यूज़ के पास हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और मेथड क्या होगा, मेथड होगा हमारे पास हमारा पोस्ट मेथड। इसको कर लेते हैं सेव। app.js के अंदर आएंगे। app.js के अंदर इस राउट को क्रिएट करने के लिए यहाँ लास्ट में हम आ जाते हैं, डिलीट राउट के बाद इसे कह देते हैं रिव्यूज़, और रिव्यूज़ के अंदर हम एक पोस्ट राउट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रिव्यूज़ का पोस्ट राउट है, तो इसे कह देते हैं app.post। app.post में /listings/id/रिव्यूज़ के पास रिक्वेस्ट आएगी और हमें पता है ये रिक्वेस्ट हमारी एसिंक टाइप की होने वाली है, क्योंकि हम कुछ डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे तो वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें रिव्यू को स्टोर करवाना है, तो रिव्यू वाला जो मॉडल है वो हमारे पास होना चाहिए। तो उसे एक्सेस कर लेते हैं जहाँ पर हमने अपने इस मॉडल को रिक्वायर किया था। कहाँ पे रिक्वायर किया, अपने लिस्टिंग स्कीमा को इस तरीके से रिक्वायर किया है। तो यहाँ पर जैसे हमने अपने लिस्टिंग मॉडल को रिक्वायर किया है,
वैसे ही यहाँ पे हम अपने रिव्यू मॉडल को रिक्वायर कर सकते हैं /models/review.js। तो इस तरीके से हमारा मॉडल हमारे पास होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रही होगी कि हमने डायरेक्टली पोस्ट राउट को क्यों क्रिएट किया। हमने यहाँ जैसे हम पोस्ट राउट, हम तो इंडेक्स राउट भी क्रिएट करते थे लिस्टिंग के लिए, हम तो शो राउट भी क्रिएट करते थे लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ हमने सिर्फ पोस्ट राउट को, या हम पोस्ट राउट ही क्यों कर रहे हैं, पहले हमने न्यू राउट क्यों नहीं बनाया रिव्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ ये है समझने वाली कि रिव्यूज़ को हमेशा लिस्टिंग के साथ ही एक्सेस किया जाएगा। अलग से हम कभी भी वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज़ को देखेंगे ही नहीं। अगर किसी होटल को अगर हम खोल के देख रहे हैं तो उसी के रिव्यूज़ को स्पेसिफिकली देखेंगे। तो रिव्यूज़ के लिए हमें इंडेक्स राउट या रिव्यूज़ के लिए शो राउट वगैरह कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो रेलेवेंट राउट्स होंगे उनको हम क्रिएट करेंगे रिव्यूज़ के लिए। अब रिव्यूज़ को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम उस लिस्टिंग को एक्सेस कर लेते हैं जिसकी आईडी हमें यहाँ पे दी हुई है। तो लिस्टिंग को एक्सेस करने के लिए हम लिख सकते हैं listing.findById। तो फाइंड बाय आईडी के अंदर हम पास कर देंगे request.params, पैरामीटर्स के अंदर जो हमारे ये जो आईडी एट्रीब्यूट है इसको पास कर देंगे और ये हमारे लिए लिस्टिंग फाइंड आउट कर लेगी। इसे हम कर लेते हैं अवेट एंड इसे अपनी लिस्टिंग के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो लेट लिस्टिंग इज इक्वल टू अवेट दिस। सेकेंडली हमें क्या करना है, सेकेंडली हमें नया रिव्यू क्रिएट करना है। तो नए रिव्यू को क्रिएट करने के लिए हम इसे लिख देते हैं लेट न्यू रिव्यू इज इक्वल टू न्यू रिव्यू, हमारा जो रिव्यू मॉडल है, और उसके अंदर हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट की बॉडी में जो हमारे पास रिव्यू आया था उस ऑब्जेक्ट को। तो जो हमारा show.ejs के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया है, ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये जो रिव्यू ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रेटिंग भी आएगी, जिसके अंदर कमेंट्स भी आएंगे, ये बैकएंड के पास होगी। ये बैकएंड के पास होगी तो इसे न्यू रिव्यू के अंदर हम स्टोर करा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लिस्टिंग आई है, दिस लिस्टिंग, इस लिस्टिंग का जो रिव्यूज एरे होगा, हमने क्या किया है listing.js के अंदर ये रिव्यूज एरे नया बनाया है इसके स्कीमा के अंदर। तो हर लिस्टिंग के पास अब रिव्यूज एरे भी होगा। तो इस रिव्यूज एरे के अंदर हम पुश कर देंगे अपने न्यू रिव्यू को एंड फिर क्या करेंगे, सेव कर देंगे दोनों को डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले तो न्यू रिव्यू को सेव कर देंगे डेटाबेस के अंदर .save से, इसे अवेट कर लेते हैं और फिर अवेट कर लेंगे listing.save, क्योंकि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर डेटाबेस में हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें .save को कॉल करना पड़ता है, जो खुद में एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो इसे भी हम अवेट कर लेंगे और लास्ट में सेव करके हम console.log करके प्रिंट करवा देंगे, या इनफैक्ट यहाँ से रिस्पॉन्स ही सेंड कर देते हैं, या console.log न्यू रिव्यू सेव्ड एंड फिर रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे सेम रिस्पॉन्स, न्यू रिव्यू सेव्ड। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब आ जाते हैं यहाँ पर, बैक करके जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये जो हमारी इनफैक्ट लास्ट लिस्टिंग है, ये जो लास्ट लिस्टिंग है इसके लिए हम रिव्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रिव्यू के अंदर वील गिव इट अ 5 स्टार रेटिंग एंड इसको कह देते हैं एक्सीलेंट एक्सपीरियंस मस्ट विजिट, इस तरीके से कुछ, और सबमिट कर दिया हमने रिव्यू। ओके, हमें दिखा रहा है ये पेज नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए वो listings/id के पास जानी चाहिए। वापस आ जाते हैं एंड इसे कर लेते हैं कॉपी, रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से 5 स्टार रेटिंग एंड सबमिट। इस बार सबमिट किया तो हमारे पास आ गया न्यू रिव्यू सेव्ड एंड यहाँ पर भी आ गया न्यू रिव्यू सेव्ड। एक बार डेटाबेस के अंदर जाके वेरीफाई कर लेते हैं, क्लियर करके। अगर हम अपनी लिस्टिंग्स को देखेंगे तो लिस्टिंग्स के अंदर हमें बेसिकली चेक करना है फॉर दिस लिस्टिंग, जिस लिस्टिंग के अंदर हमने ऐड किया था। तो इस लिस्टिंग को सर्च कर लेते हैं db.listings.find और फाइंड के अंदर हम अपनी कंडीशन सेट कर सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है दैट शुड बी इक्वल टू दिस टाइटल। तो ये वाली जो हमारी लिस्टिंग थी इसके अंदर एक रिव्यूज नाम की एरे हमारे लिए क्रिएट हो गई है और इस एरे के अंदर अब एक ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर हो गई है। और अगर डेटाबेस के अंदर अगर हम शो कलेक्शंस करें तो शो कलेक्शंस के अंदर अब 2 कलेक्शंस है, एक लिस्टिंग्स का कलेक्शन अलग से है और एक रिव्यूज़ का कलेक्शन है। अगर हम db.reviews.find करते हैं तो हमारे पास एक रिव्यू यहाँ पर ऐड हो गया है। इस रिव्यू के अंदर वो सेम कमेंट है, एक्सेलेंट एक्सपीरियंस मस्ट विजिट। रेटिंग के अंदर 5 है, क्रिएटेड एड के अंदर डेट टाइम किस एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो गई है। बट जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी है, आप नोटिस करेंगे यही सेम ऑब्जेक्ट आईडी है जो हमारी लिस्टिंग के अंदर स्टोर हुई है फॉर दिस रिव्यू। तो हमें पता चल रहा है मॉडल्स हमारे सही से काम कर रहे हैं, डेटाबेस हमारा सही से काम कर रहा है, फॉर्म हमारा सही से काम कर रहा है, प्लस जो रिलेशनशिप 1 to many का हमने एस्टैब्लिश किया था वो सही से काम कर रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है बिल्ड होते हुए।
तो इस तरीके से हम रिव्यूज को सेव कर सकते हैं एंड इनफैक्ट यहाँ से हम डायरेक्टली रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर सकते हैं फॉर द शो पेज इटसेल्फ, यानी /listings/id के पास दोबारा से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लेते हैं, हम चाहें तो इसे listing._id भी बोल सकते हैं या सिर्फ id भी बोल सकते हैं, ये वाली request.params.id, बट अभी के लिए इसे listing._id रख लेते हैं। सेव करेंगे, इस बार जैसे ही रिव्यू को हम ऐड करेंगे 3 इसे कह देते हैं एवरेज प्लेस, सबमिट कर दिया रिव्यू, तो वापस से हम इसी पेज के ऊपर आ गए। अभी जो हमारे रिव्यूज़ हैं वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होते जा रहे हैं, 2 रिव्यू स्टोर हो गए हैं, बट वो हमारे लिए हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं वो 2 होने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने रिव्यूज़ को वैलिडेट करेंगे, क्योंकि अभी के लिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बिना कोई रेटिंग, बिना कोई कॉमेंट्स के मैं रिव्यू ऐड कर सकती हूँ। अगर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक रिव्यू ऐड हो गया। मैं अपने डेटाबेस के अंदर जाके चेक करूँ, ये खाली कमेंट के साथ एक एम्प्टी रिव्यू मेरे लिए ऐड हो गया। तो इस तरीके से अभी कोई वैलिडेशंस अप्लाइड नहीं है हमारे रिव्यू पे, कोई भी आ सकता है और बार बार एम्प्टी रिव्यूज को ऐड कर सकता है जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक तो वैलिडेशंस इंपॉर्टेंट है सेटअप करना, क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी, सर्वर साइड वैलिडेशन भी। और सेकंड चीज़, हम अपने रिव्यू को दिखाना चाहेंगे कि हमारे रिव्यूज किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, तो वो वाला पार्ट भी हमारा कवर करना बाकी है। तो सबसे पहले हम अपने वैलिडेशंस के ऊपर काम करेंगे। अब हमें ऐड करने हैं अपने रिव्यूज़ के अंदर वैलिडेशन। तो वैलिडेशन हमारी 2 स्टेप्स के अंदर काम करती है। सबसे पहले हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन करेंगे अपने फॉर्म के अंदर, एंड उसके बाद हम अपनी सर्वर साइड वैलिडेशन करेंगे यूजिंग जॉय, क्योंकि दोनों तरीके से वैलिडेशन होनी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म गलत तरीके से सबमिट ना हो, उसके लिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन करेंगे जैसे हमने न्यू या एडिट वाले फॉर्म में की थी। तो show.ejs के अंदर सबसे पहले तो अपनी कुछ चीज़ों को रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये जो हमारा इनपुट है टाइप रेंज, इसमें बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू 3 ही जाती है। तो जो भी हमारा स्लाइडर होता है उसकी जो मीडियम वैल्यू होती है वो हमारे लिए चली जाती है, तो इसे हमें रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो हमारा टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर हम कॉमेंट कर रहे हैं उसे हमें रिक्वायर्ड बनाने की ज़रूरत है। और जैसे ही हमने इसे रिक्वायर्ड बना दिया तो हमारे लिए जो कस्टम स्टाइलिंग है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, कस्टम नहीं डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, वो ऐड हो जाएगी। जैसे हम सबमिट करने की कोशिश करेंगे, अभी दिखा रहा है कि प्लीज़ फिल दिस इन द फील्ड, लेकिन हमें बूटस्ट्रैप की जो वैलिडेशंस है उनको ऐड करना है। तो पहले फॉर्म के अंदर जाएंगे और इसे हम नो वैलिडेट कर देंगे, और फिर इसके अंदर बूटस्ट्रैप की अपनी एक क्लास ऐड कर देंगे, एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बी नीड्स वैलिडेशन। इसको कर लेते हैं सेव। ये जो नीड्स वैलिडेशन का लॉजिक है ये ऑलरेडी हमने अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो नीड्स वैलिडेशन वाले सारे फॉर्म्स के ऊपर ये हमारी फाइल अप्लाई करती है। अभी जो हमारा new.ejs वाला फॉर्म था उसमें हम इस तरीके से अपनी script.js को यूज़ कर रहे थे, एंड इसी तरीके से हम अपनी edit.ejs के अंदर भी यूज़ कर रहे थे। अब इस तरीके से script.js को यूज़ करने की बजाय यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, एंड इनफैक्ट edit.ejs से भी जाके से कट कर लेते हैं, और डायरेक्टली ये जो script.js है इसे हम अपने बॉयलर प्लेट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो बॉयलर प्लेट के एंड में जाके बॉडी से जस्ट पहले हम इसको इंक्लूड कर लेंगे ताकि हर एक पेज के साथ हमारी स्क्रिप्ट फाइल रन करे। इसको कर लेते हैं क्रॉस, एंड इस बार जो हमारी वैलिडेशंस वर्क करेंगी ये हमारी बूटस्ट्रैप वैलिडेशन होगी। सबमिट करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, बूटस्ट्रैप वैलिडेशन दिखा रहा है। हम चाहें तो कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं इनवैलिड फीडबैक के लिए। इनवैलिड फीडबैक में हम लिख देंगे प्लीज़ सबमिट सम कमेंट्स फॉर रिव्यू, या प्लीज़ ऐड सम कमेंट्स फॉर रिव्यू, एंड इसे सबमिट करेंगे तो इस बार हमारे पास एक मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा जो हमें बता देगा कि हमें कमेंट्स को लिखना पड़ेगा एक रिव्यू को सबमिट करने के लिए। तो ये तो हो गई हमारी क्लाइंट साइड वैलिडेशन। इससे हमने इंश्योर कर लिया कि कोई भी नॉर्मल यूज़र अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और फॉर्म को सबमिट करता है तो वो गलत तरीके का डेटा फॉर्म के अंदर सबमिट नहीं कर सकता, हमेशा सही डेटा फॉर्म के अंदर और अप्रोप्रिएट रेलेवेंट डेटा फॉर्म के अंदर सबमिट होगा। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम हॉपस्कॉच से अपने गलत रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन हॉपस्कॉच इन द सिस्टम, तो हॉपस्कॉच से क्या होगा, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने रिव्यूज को ऐड करने के लिए, जिससे एम्प्टी रिव्यूज फिर भी ऐड हो पाएंगे। एम्प्टी रिव्यूज ऐड करने के लिए ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी लिस्टिंग हो गई, ये हमारी आईडी हो गई लिस्टिंग की, और ये /रिव्यूज हो गया। हम /रिव्यूज के साथ बिना किसी रिक्वेस्ट की बॉडी के, अभी रिक्वेस्ट की बॉडी क्या है, खाली है, इसको सेंड कर सकते हैं
और हमारे पास सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ रहा है 200 और एक और एम्प्टी रिव्यू ऐड हो चुका है डेटाबेस में। रिव्यूज़ के अंदर चेक करें अगर, ये भी एम्प्टी रिव्यू था और ये हमारा एक नया एम्प्टी रिव्यू क्रिएट हुआ है। और इस रिव्यू के अंदर तो रेटिंग भी नहीं है, इस रिव्यू के अंदर कॉमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इस तरीके से अभी भी हमारा जो सर्वर साइड है वैलिडेशंस की टर्म्स में वो भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी एजेक्स रिक्वेस्ट कर सकता है या पोस्टमैन से रिक्वेस्ट कर सकता है, हॉपस्कॉच से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो हमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी ऐड करने की ज़रूरत है। उसे ऐड करने के लिए app.js के अंदर हम जाएंगे और जैसे हमने लिस्टिंग के लिए वैलिडेशन किया था, लिस्टिंग के लिए वैलिडेशन में क्या क्या स्टेप्स थे। लिस्टिंग के लिए जब हमने वैलिडेशन किया था सर्वर साइड, तो सबसे पहले तो हमने एक जॉय का स्कीमा क्रिएट किया था और फिर इस स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए, इस जॉय स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था और फिर इस फंक्शन को हमने पास किया था एज अ मिडलवेयर टू द app.post मेथड। इसे हम देख भी सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर schema.js के अंदर हमने अपने लिस्टिंग के लिए स्कीमा क्रिएट किया। इस स्कीमा को हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर करने के बाद हमने यहाँ वैलिडेट लिस्टिंग नाम का एक मेथड बनाया और app.post के अंदर इस वैलिडेट लिस्टिंग को एज अ मिडलवेयर पास कर दिया। ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट में बॉडी आ रही है वो पूरी तरीके से वैलिडेट हो सके। तो हम schema.js के अंदर इसी तरीके से module.exports में अपना स्कीमा बनाएंगे। module.exports इसे कह देते हैं हम रिव्यू स्कीमा। तो रिव्यू स्कीमा इज इक्वल टू joy.object। ये एक ऑब्जेक्ट होने वाली है और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रिव्यू नाम की ऑब्जेक्ट आनी चाहिए और रिव्यू खुद में क्या हो, ये भी एक joy.object होना चाहिए। तो इसको भी हम लिख देंगे joy.object। एंड हमेशा अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है रिव्यू की, तो रिव्यू नाम की ऑब्जेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ हम लिख देंगे .required, मतलब रिव्यू नाम की ऑब्जेक्ट हमारे पास होनी चाहिए। अब इस रिव्यू नाम की ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहला तो हर एक रिव्यू के साथ उसकी रेटिंग होनी चाहिए। रेटिंग क्या होगी, रेटिंग होगी joy.number और ये रेटिंग भी क्या होगी, ये रेटिंग भी होगी रिक्वायर्ड। इसके अलावा हर एक रिव्यू के साथ एक कॉमेंट होना चाहिए, ये होगा joy.string और ये भी क्या होगा, ये भी होगा रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ये दो पैरामीटर्स हमेशा हमारी रिव्यू ऑब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। तो इसको कर लेते हैं सेव करेंगे, app.js के अंदर आ जाते हैं। यहाँ जैसे हमने अपने लिस्टिंग स्कीमा को रिक्वायर किया था वहीं पे हम अपने रिव्यू स्कीमा को रिक्वायर कर लेते हैं और इसी तरीके का जैसे हमने वैलिडेट लिस्टिंग लिखा था वैसे ही हम एक और मेथड लिखेंगे विच इज़ गोइंग टू बी वैलिडेट रिव्यू। वैलिडेट रिव्यू के अंदर हम रिव्यू स्कीमा को के थ्रू वैलिडेट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी को। अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर मैसेज को थ्रो करेंगे, नहीं तो अपने नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब वैलिडेट रिव्यू को यूज़ करने के लिए हम आ जाते हैं अपने app.post में इस राउट के अंदर और यहाँ पे पास कर देते हैं वैलिडेट रिव्यू को एज अ मिडलवेयर। अब ये तो हमने वैलिडेट रिव्यू को एज अ मिडलवेयर पास कर दिया, पर साथ में एरर हैंडलिंग भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारा जो रैप एसिंक है उसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने इस एसिंक मेथड के अराउंड। तो जितने भी एसिंक हम नए मेथड्स लिखेंगे उन सब के अराउंड हम रैप एसिंक को यूज़ कर रहे होंगे ताकि बेसिक एरर हैंडलिंग हर जगह हो रही हो। इसको भी कर लेते हैं सेव। एंड इस बार अगर हम कोशिश करेंगे कि हॉपस्कॉच से हम बिना रिव्यूज़ ऑब्जेक्ट के रिक्वेस्ट भेज दें, सेंड करके देखते हैं, तो इस बार हमारे पास स्टेटस कोड आएगा 400 और क्या एरर आ रहा है, एरर हमारे पास आ रहा है बेसिकली रिव्यू इज़ रिक्वायर्ड। अब रिव्यू के अंदर भी अगर हमने रिव्यू भेज दिया, लेट्स सपोज इफ़ आई सेंड अ रिव्यू जिसके अंदर रेटिंग हमने भेज दी है 5 रेटिंग भेज दी बट हमने कोई कमेंट नहीं भेजा और रिक्वेस्ट इस बार सेंड की, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स में आया, हमारे पास रिस्पॉन्स में आया रिव्यू के अंदर कमेंट भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर जब हम रिव्यू के अंदर रेटिंग भेज रहे हैं तो लेट्स सपोज अगर मैंने रेटिंग भेज दी 100 के इक्वल और सेंड कर दी रिक्वेस्ट, तो हमारे पास रेटिंग रिलेटेड एरर नहीं आएगा। बेसिकली एरर यही आ रहा है, रिव्यू के अंदर कमेंट भी होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, अभी मेरी रेटिंग की वैल्यू को 100 एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि रेटिंग अभी सिर्फ एक नंबर होनी चाहिए और रिक्वायर्ड होनी चाहिए, पर हमें रेटिंग की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेटिंग के अंदर वी कैन राइट डॉट मिनिमम और मिनिमम में 1 होना चाहिए एंड डॉट मैक्सिमम मैक्सिमम में 5 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि रेटिंग की एक फिक्स्ड रेंज है। इसको सेव करेंगे एंड इस बार रेटिंग को अगर हम 100 सेंड करेंगे, सेंड की, तो इस बार हमारे पास एरर आएगा रिव्यू रेटिंग मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। और अगर हम इसे
0 रेटिंग देने की कोशिश करते हैं, सेंड किया तो हमारे पास आएगा रिव्यू रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें एक वैलिड रेटिंग यहाँ पे सेंड करनी पड़ेगी। एंड साथ के साथ हमें रिव्यू के अंदर कमेंट भी ऐड करना पड़ेगा टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द बैकएंड फॉर एडिंग अ न्यू रिव्यू। तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने नए रिव्यूज को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ रिव्यू के अंदर एक नया कमेंट ऐड कर देते हैं, हैड अ गुड टाइम हियर, और इसे रेटिंग दे देते हैं 4 की। इस बार सेंड करते हैं तो इस बार सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया, हमारा नया रिव्यू ऐड हो गया। चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं, इफ़ वी गो एंड चेक तो हमारा ये नया रिव्यू यहाँ पर ऐड होकर आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है टू शो आर रिव्यूज़, यानी हमारे रिव्यूज़ को हम कैसे यूज़र को दिखा सकते हैं। अब रिव्यूज़ को दिखाने से पहले हमारे ये जो 2 एम्प्टी रिव्यूज़ हैं इनको हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम लिख सकते हैं db.reviews.delete1, और delete 1 के अंदर हम अपनी कंडीशन पास कर सकते हैं, हमारी जो id की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू दिस। तो हमारा फर्स्ट रिव्यू डिलीटेड हो गया, एंड db.reviews.delete1 दोबारा से हमारी अंडरस्कोर id की जो वैल्यू है वो इस एम्प्टी रिव्यू के बराबर होनी चाहिए। तो इसे पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर दिया। तो इस बार अगर हम अपने रिव्यूज़ को चेक करेंगे तो हमारे पास ये 3 वैलिड रिव्यूज़ ही बचते हैं। 5 स्टार रेटिंग है, दिस इज़ 3 स्टार रेटिंग एंड दिस इज़ अ 4 स्टार रेटिंग रिव्यू। तो अब इन रिव्यूज़ को हमें डिस्प्ले कराना है अपने पेज के ऊपर। तो रिव्यूज़ को पेज के ऊपर डिस्प्ले या रेंडर कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने रिव्यूज़ को शो लिस्टिंग वाले पेज पर ही डिस्प्ले कराएंगे, क्योंकि अगर हमने किसी लिस्टिंग को डिस्प्ले कराया उसी के अंडर उसके सारे रिव्यूज़ दिखने चाहिए। तो अभी के लिए बहुत बेसिक चीज़ हम करने वाले हैं, स्टाइलिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। show.ejs के अंदर हमारा ये वाला जो डिव है जिसके अंदर हमने अपने फॉर्म को क्रिएट किया है, इसी के अंदर एक और नई हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ हेडिंग, इसको कह देते हैं ऑल रिव्यूज़, इसको भी हम H4 ही रखेंगे, ऑल रिव्यूज़। एंड ऑल रिव्यूज़ के अंदर हम एक छोटी सी चीज़ एक पैराग्राफ के अंदर प्रिंट करवाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टिंग्स या लिस्टिंग डॉट रिव्यूज़। इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सारे के सारे रिव्यूज़ ऐड हो रहे हैं। और ये रिव्यूज़ क्या हैं, ये रिव्यूज़ अभी ऑब्जेक्ट आईडी हैं। तो लिस्टिंग डॉट रिव्यूज़ के अंदर भी क्या स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर हो रही है। ये इतना जो है ये फर्स्ट रिव्यू की ऑब्जेक्ट आईडी है, ये हमारे सेकंड रिव्यू की ऑब्जेक्ट आईडी है, ये हमारे थर्ड रिव्यू की ऑब्जेक्ट आईडी है, ये हमारे फोर्थ रिव्यू की ऑब्जेक्ट आईडी है, एंड इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ इनवैलिड ऑब्जेक्ट आईडीज़ हैं जो अब हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इनवैलिड आईडीज़ को हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, अपने डेटाबेस के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें इनवैलिड ऑब्जेक्ट आईडीज़ को हटाना है। अब व्हाट वी कैन डू इज़, या तो एक एक करके हम सारे रिव्यूज़ को फिल्टर आउट कर सकते हैं, या वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू डिलीट द लिस्टिंग, तो लिस्टिंग ही डिलीट हो गई। एंड साथ के साथ हम क्या करेंगे, db.reviews को भी हम डिलीट कर देंगे, यानी उन सारे रिव्यूज़ को हम कंप्लीटली डिलीट कर देंगे। तो db.reviews.delete many को हम कॉल लगा सकते हैं, और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं पास की तो अभी हमारे सारे रिव्यूज़ डिलीट हो चुके हैं। अगर हम लिखें db.reviews.find तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा, एंड हमारी किसी भी लिस्टिंग के लिए अभी रिव्यूज़ एडेड नहीं है। तो हम किसी भी रैंडम एक लिस्टिंग के अंदर जा सकते हैं, विल गो टू दिस लिस्टिंग, और इसके अंदर हम कुछ रैंडम रिव्यूज़ ऐड कर देते हैं। तो एक हो गया हमारा एक्सेलेंट एक्सपीरियंस मस्ट विजिट फॉर ऑल, ये हमारा फर्स्ट रिव्यू हो गया। अभी ये रिव्यू हमें दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ इनकी आईडी हमें दिखाई देगी। यहाँ पे हम एक 1 स्टार रिव्यू दे देते हैं, वेरी पुअर स्टाफ, नॉट गुड एट ऑल। ये हमने सेकंड रिव्यू दे दिया, तो इस सेकंड रिव्यू की भी हमारे पास आईडी ऐड होके आ गई। एंड एक हम 4 स्टार रेटिंग दे देते हैं, ग्रेट प्लेस फॉर अ वेकेशन, एंड इसे सबमिट कर दिया। तो ये हमारे थर्ड रिव्यू की आईडी हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से बेसिक रिव्यूज़ तो हमने ऐड कर दिए, पर हम चाहते हैं सिर्फ रिव्यूज़ ना आए, रिव्यूज़ का डेटा भी हमारे पास आए। तो जब भी हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट आईडीज़ की पूरी लिस्ट होती है, पूरा एरे होता है, पर हम चाहते हैं उसके साथ उनका डेटा भी आए, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इस मेथड को ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो हम अपने पॉपुलेट मेथड को यूज़ करते हैं। तो show.ejs के अंदर जो डेटा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है वो डेटा हमारे शो राउट के अंदर जा रहा है।
पहले हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं, फिर हम डेटा यहाँ पे भेज रहे हैं। तो जब हम ये फाइंड बाय आईडी मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर साथ में हम डॉट पॉपुलेट को कॉल कर सकते हैं। और पॉपुलेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेट के अंदर हम लिखेंगे रिव्यूज, कि जो हमारे रिव्यूज हैं जो हर एक लिस्टिंग के साथ हैं उनको पॉपुलेट करना है विद देयर डिटेल्स। तो जैसे ही हम इसे सेव करके दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो इस बार क्या आ रहा है, इस बार पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट आईडी नहीं, हमारे पास पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ रही है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर इसकी आईडी है, इसके अंदर कमेंट है, इसके अंदर रेटिंग है, इसके अंदर टाइम एंड डेट है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ रेटिंग एंड कमेंट्स चाहिए। तो सारे रिव्यूज की रेटिंग एंड कमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप बना देंगे। तो यहाँ हम एक फॉर लूप क्रिएट करने वाले हैं, फॉर रिव्यू ऑफ लिस्टिंग डॉट रिव्यूज। तो हर एक इंडिविजुअल रिव्यू के पास हम जाएंगे एंड ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। और हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं सारे रिव्यूज के लिए। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक एक करके हम सारे के सारे रिव्यूज को प्रिंट करवाएंगे। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट हो गई, जिसके अंदर हमारे पास आएगा परसेंटेज इक्वल टू रिव्यू डॉट कॉमेंट एंड हमारे पास आने वाला है रिव्यू डॉट रेटिंग। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऑल रिव्यूज में ये हमारा फर्स्ट कमेंट है एंड ये उसकी रेटिंग है, ये हमारा सेकंड कमेंट है, ये उसकी रेटिंग है, ये हमारा थर्ड कमेंट है, ये उसकी रेटिंग है। हम चाहें तो सिर्फ रेटिंग की जगह यहाँ लिख सकते हैं 5 स्टार्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो 5 स्टार रेटिंग है, दिस इज अ 1 स्टार रेटिंग, दिस इज अ 4 स्टार रेटिंग। तो इस तरीके से हमारे जो रिव्यूज हैं वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में। तो अभी इसके अंदर कोई स्टाइलिंग, कोई अच्छी फॉर्मेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो अपने रिव्यूज को हम कुछ स्टाइलिंग देने वाले हैं। अब अपने रिव्यूज के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने के लिए बेसिकली हम अपने रिव्यूज को कार्ड फॉर्म के अंदर शो करने वाले हैं। कार्ड फॉर्म के अंदर कैसे शो करेंगे, जैसे एयरबीएनबी की वेबसाइट पर अगर हम जाएं एंड इफ वी गो एंड लुक एट द रिव्यूज, तो यहाँ पे रिव्यूज भी एक तरीके से कार्ड की फॉर्म में ही डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। एक लाइन के अंदर 2 रिव्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पर भी 2 रिव्यूज हैं, यहाँ पर भी 2 रिव्यूज हैं। तो इसी तरीके से ही हम अपने रिव्यूज को शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम अपने बूटस्ट्रैप कार्ड का यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप कार्ड के लिए शो डॉट ईजेस के पास आ जाते हैं एंड व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ एक कॉपी बना लेंगे इस पूरे पार्ट की, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। और अब लिस्ट आइटम की जगह हम एक डिव को क्रिएट करेंगे। और ये जो डिव होगा बेसिकली, या इनफैक्ट इतने पार्ट को हटा लेते हैं, यहाँ पर हम जो डिव क्रिएट करेंगे हर एक सिंगल रिव्यू के लिए, उसे एक क्लास दे देते हैं कार्ड। एंड इस कार्ड के अंदर हमारे डिफरेंट आइटम्स आएंगे। हम चाहें तो वी कैन रिमूव दिस पार्ट एंड अपने ऑल रिव्यूज़ को हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर स्टोर करा लेते हैं। पैराग्राफ टैग में भी हम एक बोल्ड टैग लेंगे एंड यहाँ पे अपना ऑल रिव्यूज़ लिख देते हैं और ये हमारा कार्ड आ जाएगा। अब हम अपने बूटस्ट्रैप कार्ड्स पर जा सकते हैं, वी कैन गो टू कार्ड्स एंड हम एक सिंपल सा कार्ड बिना किसी इमेज के क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके का एक सिंपल सा कार्ड हमारे पास होगा। कार्ड के अंदर एक हम कार्ड बॉडी नाम का डिव बनाएंगे और कार्ड बॉडी के अंदर हमारे पास कार्ड का टाइटल होने वाला है। इस टाइटल के अंदर वैसे तो हमारी यूज़र का नाम होना चाहिए जिसने रिव्यू को ऐड किया है। अभी के लिए हम कोई भी रैंडम नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और साथ के साथ कार्ड बॉडी के अंदर एक कार्ड टेक्स्ट नाम का पैराग्राफ होना चाहिए। कार्ड टेक्स्ट के अंदर हम अपने रिव्यू का कमेंट ऐड करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी रिव्यू डॉट कॉमेंट कार्ड टेक्स्ट के अंदर। एंड लास्ट में हम इसकी रेटिंग जो है उसको ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन गिव इट अ रेटिंग, इसको भी क्लास दे देते हैं कार्ड टेक्स्ट एंड इसे हम रेटिंग दे देते हैं इक्वल टू रिव्यू डॉट रेटिंग एंड इसे कर लेते हैं हम सेव। तो ये हमारा एक कार्ड बन गया जिसके अंदर हमारा यूज़र का नाम आ जाएगा जिसने रिव्यू को क्रिएट किया, रिव्यू का कमेंट आ जाएगा, रिव्यू की रेटिंग आ जाएगी। एक बार जाके अगर रिफ्रेश करें तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट कार्ड है, दिस इज़ माय सेकंड कार्ड एंड दिस इज़ माय थर्ड कार्ड। अब यहाँ पे कार्ड की बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही। बाउंड्री इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमने जो अपने लिए स्टाइलिंग ऐड की है CSS के अंदर, स्टाइल डॉट CSS में, यहाँ पे जो हमने कार्ड की ये जो क्लास है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने बॉर्डर को सेट कर दिया है टू नन। तो हमने सारे के सारे बूटस्ट्रैप कार्ड्स के लिए ऐसा कर दिया है। तो सारे के सारे बूटस्ट्रैप कार्ड्स की बजाय व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कॉल दिस कार्ड अ लिस्टिंग कार्ड, यानी सारे लिस्टिंग कार्ड्स के लिए बॉर्डर हटा दो। इसको सेव कर लेते हैं और index.ejs के अंदर जाके जो हमारा कार्ड था
यहाँ पे हमारा कार्ड था, इसे एक और क्लास दे देते हैं विच इज़ द लिस्टिंग कार्ड, ताकि इनके पास जो स्टाइलिंग थी इन कार्ड्स के पास वो बरकरार रहे। index.ejs के अंदर चेंज कर दिया, show.ejs के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर आर लिस्टिंग कार्ड, ये जो कार्ड बनाया था हमने अपनी लिस्टिंग के लिए, इसको लिस्टिंग कार्ड दे देते हैं आईडी, एंड इसे जैसे हम करेंगे रिफ्रेश तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड की एक बाउंड्री आ गई। अब कार्ड की बाउंड्री तो आ गई, पर हम चाहते हैं एक रो के अंदर, एक सिंगल रो के अंदर 2 कार्ड्स दिखाई दें। तो उसके लिए कार्ड्स को हम एक रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। वी कैन मेक अ रो डिव, और सारे के सारे कार्ड्स को अपनी रो डिव के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। एंड हर कार्ड को हम एक क्लास दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट कॉलम 6। सेव, रिफ्रेश, तो इस तरीके से 2 आ जाएंगे एक लाइन के अंदर। एंड साथ के साथ हर एक कार्ड को मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे सकते हैं 3 के इक्वल फॉर सम ब्रीदिंग स्पेस। थोड़ा सा चाहें तो इन्हें साइज में छोटा कर सकते हैं, कॉलम 5 दे सकते हैं, प्लस इन्हें एक मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट विच इज़ इक्वल टू 3। सेव, रिफ्रेश, तो इस तरीके से हमारी लाइन के अंदर हमारे कार्ड्स डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। ये जो हमारी रेटिंग है इसके साथ हम स्टार्स ऐड कर सकते हैं, तो 5 स्टार, 1 स्टार, इस तरीके से हमारी रेटिंग हमारे लिए डिस्प्ले होकर आ जाएगी। एंड लेट्स ऐड मोर रिव्यूज़। तो इस बार यहाँ पर जैसे हम रिव्यूज़ ऐड करते चले जाएंगे वो नीचे की तरफ हमें दिखाई देंगे। मस्ट विजिट, सबमिट कर दिया रिव्यू, तो हमारे लिए एक और रिव्यू ऐड हो गया। अब पुअर लोकेशन, नॉट इजी टू रीच, लॉट्स ऑफ नॉइस, सबमिट कर दिया, तो ये हमारे लिए एक और रिव्यू ऐड हो गया। इस तरीके से हम और रिव्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं। ग्रेट प्लेस, ग्रेट एक्सपीरियंस, लेट्स गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4 एंड सबमिट। तो ये हमने काफ़ी सारे डिफरेंट रिव्यूज सबमिट कर लिए। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ ChatGPT टू जनरेट सम फेक रिव्यूज़ फॉर अस, जो हम अपने डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ रैंडम 5 रिव्यूज़ हैं जिनको मैंने जनरेट किया विद ChatGPT एंड आई एडेड देम हियर। तो इस तरीके से तो हमने अपने रिव्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब रिव्यूज़ को जैसे जैसे हम ऐड कर सकते हैं, हमें एक और ऑप्शन देना चाहिए रिव्यूज़ को डिलीट करने का। तो हम नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है टू ऐड अ फंक्शनैलिटी टू बी एबल टू डिलीट आवर इंडिविजुअल रिव्यूज़। अब अपने इंडिविजुअल रिव्यूज़ को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें हर एक रिव्यू के साथ एक डिलीट बटन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही इस डिलीट बटन को क्लिक किया जाए वैसे ही एक डिलीट रिक्वेस्ट चले जाए हमारे सर्वर के पास। और ये डिलीट रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए? आइडियली जब हम लिस्टिंग्स को डिलीट करते थे तो हमारी रिक्वेस्ट जाती थी listings/id के पास, और ये एक डिलीट रिक्वेस्ट होती थी। बट क्योंकि हमारा हर एक रिव्यू लिस्टिंग का पार्ट है तो हमारी रिव्यूज़ को डिलीट करने की रिक्वेस्ट जाएगी listings/id/reviews/review ID के पास। तो ये जो रिव्यू आईडी होगी इसमें हमारे रिव्यू की आईडी होगी, एंड ये जो आईडी है ये हमारे लिस्टिंग की आईडी है। तो जिस भी रिव्यू को हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो रिव्यू खुद तो डिलीट होना ही चाहिए, प्लस वो लिस्टिंग के अंदर की एरे से भी डिलीट होना चाहिए, क्योंकि हर लिस्टिंग के एरे के अंदर, रिव्यूज़ वाले एरे के अंदर उस रिव्यू की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर होगी, और उस ऑब्जेक्ट आईडी का रिव्यू ही हमने डिलीट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट आईडी को भी हमें उस एरे के अंदर से डिलीट करना पड़ेगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे राउट के पास होनी चाहिए टू बी एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस। अब इन सारे रिव्यूज़ के अंदर एक डिलीट बटन ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, show.ejs के अंदर ये हमारी कार्ड की जो बॉडी है इसी के अंदर हम एक फॉर्म ऐड कर देंगे सिंपल सा, जिसमें हमारा सिर्फ एक सबमिट बटन होगा। विल कॉल इट डिलीट, और डिलीट के अंदर हम कुछ कुछ क्लासेस इसे दे देते हैं। विल कॉल इट बटन, एंड इस बटन को हम स्मॉल बनाएंगे, प्लस बटन को हम डार्क टाइप का बनाएंगे। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हर किसी के साथ हमारा एक बटन एसोसिएट हो गया, प्लस यहाँ पर फॉर्म के अंदर एक क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम 3 विच विल गिव दिस अ लिटिल स्पेसिंग। अब हर एक रिव्यू को इंडिविजुअली डिलीट कर पाना पॉसिबल है, तो हर एक रिव्यू को इंडिविजुअली डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ एक मेथड ऐड कर सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक होगा, यानी डिलीट बटन पे क्लिक होगा, और किसके पास रिक्वेस्ट जाने वाली है, रिक्वेस्ट जाएगी /listings/listing ID listing.id/reviews/review ID। तो रिव्यू आईडी हो जाएगी review._id के इक्वल। तो ये जो हमारा
पूरा का पूरा राउट होगा /listing/id/review/review id, इसके पास हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट को केटर करने के लिए हम आ जाते हैं अपने app.js के अंदर, और app.js के अंदर रिव्यूज़ में हम एक नया राउट बनाएंगे पोस्ट राउट के बाद, विच इज़ गोइंग टू बी द डिलीट राउट। ऐसे कह देते हैं डिलीट रिव्यू राउट, और इसे भी कह देते हैं पोस्ट रिव्यू राउट। ये होगा app.delete, और app.delete के अंदर हम आएंगे /listing/id/reviews/review id के पास। हमेशा जितने भी हमारी कोड में आईडी होगी, हमेशा हम लिस्टिंग आईडी की बात कर रहे हैं, और जो दूसरे तरीके की आईडीज होंगी उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरीके की हमें आईडी हम लिखना चाह रहे हैं। ये भी हो जाएगा हमारा रैप async के अंदर, async callback with request and response, एंड इसके अंदर हम अपनी आईडी एंड अपनी रिव्यू आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट आईडी एंड रिव्यू आईडी इज इक्वल टू request.params। और सबसे बेसिक चीज़ कि हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू के अंदर हम delete 1 को कॉल कर सकते हैं, या delete या find by id एंड delete को कॉल कर सकते हैं। तो find by id एंड delete में हम अपनी रिव्यू की आईडी पास कर देंगे और इसे कर लेंगे अवेट। जैसे ही अवेट किया और फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट को कॉल किया, वैसे ही हमारा रिव्यू डिलीट हो जाएगा। और फिर वहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे हम वापस से अपने शो पेज पे, विच इज /listing/ इसे कह देते हैं लिस्टिंग की आईडी। तो दिस इज गोइंग टू बी, अभी के लिए दिस इज गोइंग टू बी द आईडी इटसेल्फ। तो एक तो है हम कि हमने सिर्फ रिव्यू को डिलीट कर दिया और फिर हम रीडायरेक्ट करके दोबारा से अपने शो पेज पे, पर साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्टिंग के अंदर जिसके लिए रिव्यू ऐड हुआ है, इस लिस्टिंग के रिव्यूज एरे के अंदर जाके भी डिलीट करना पड़ेगा। और उस एरे के अंदर जाके डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फॉर लिस्टिंग। हम लिखेंगे लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, क्योंकि हम अपनी लिस्टिंग को अपडेट करना चाह रहे हैं। और लिस्टिंग को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रिव्यूज एरे से ये जो रिव्यू आईडी है, ये वाली आईडी को डिलीट करना पड़ेगा। अब ये काम करने के लिए हम mongoose का एक स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड द mongo पुल ऑपरेटर। पुल ऑपरेटर का क्या काम होता है, अभी तक हमने सेट ऑपरेटर को देखा, हमने इन ऑपरेटर को देखा, हमने बिटवीन को देखा है। ऐसे ही हमारा एक पुल ऑपरेटर होता है विच रिमूव्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एरे all instances of a value or values that match a specified condition। बेसिकली हमारी जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अंदर एक हमारा रिव्यूज एरे है, और रिव्यूज एरे के अंदर कई सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये हमारी वैल्यू 1 है, ये हमारी वैल्यू 2 है, ये हमारी वैल्यू 3 है। इस तरीके से हम क्या चाहते हैं, पुल ऑपरेटर की हेल्प से हम चाहते हैं अगर मैंने कोई वैल्यू 2 बता दी तो ये ढूंढे रिव्यूज एरे के अंदर और इस वैल्यू 2 को जाके डिलीट कर दे। वही काम पुल ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इन आर कंडीशन, पहले तो हम अपनी आईडी पास कर देंगे लिस्टिंग की, और फिर हम कैसे अपडेट करना चाहते हैं, हम अपडेट करने के लिए बेसिकली पुल करना चाहते हैं। पुल किसको करना चाहते हैं, पुल करना मतलब रिमूव करना। हम अपने रिव्यूज एरे से जो रिव्यू आईडी है, रिव्यूज एरे के अंदर जिस भी रिव्यू से हमारी रिव्यू आईडी मैच कर जाए, हम उसे पुल करना चाहते हैं। पुल करना जैसे हम अपने वीड्स को पुल करते हैं घास के बीच से, वैसे ही हम यहाँ से उस चीज़ को पुल कर रहे हैं और उसे रिमूव कर रहे हैं। तो रिव्यूज एरे के अंदर जो भी रिव्यू आईडी से मैच करेगा उसे हम यहाँ से पुल कर देंगे, मतलब उसे रिमूव कर देंगे। तो इसे भी हम कर सकते हैं यूज टू अपडेट। तो हमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट को कर लिया, यहाँ पे हमने रिव्यू फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इसे कह देते हैं, डिलीट कर देंगे एंड फिर रीडायरेक्ट कर जाएंगे टू द सेम पेज। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड इसे कर देंगे रिफ्रेश। लेट्स सपोज हमें इस एक्सीलेंट एक्सपीरियंस इस वाले रिव्यू को डिलीट करना है, तो डिलीट बटन पे क्लिक किया एंड समहाउ वी रीच्ड पेज नॉट फाउंड। बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये जो रिक्वेस्ट गई है, इसके लिए वो दे रहा है पेज नॉट फाउंड। तो एक बार show.ejs के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने मेथड के अंदर तो पोस्ट मेथड लिख दिया, एक्शन के अंदर हम डिलीट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये हमने कभी स्पेसिफाई नहीं किया। तो !_ मेथड, तो मेथड ओवरराइड को हम यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू डिलीट। इसको सेव कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं, रिफ्रेश,
डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, रिव्यू डिलीट हो गया, अब वो रिव्यू नहीं दिखेगा। इस डिलीट को क्लिक करके इस रिव्यू को डिलीट कर दिया। ये जो छोटे वाले सारे के सारे रिव्यूज हैं इनको हम डिलीट करने वाले हैं, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो डिलीट दिस वन एंड दिस वन। तो अब जो हमारे बड़े वाले थोड़े से लेजिट रिव्यूज़ थे वो अब हमें दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से हम अपने रिव्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। प्लस जैसे ही हमने रिव्यूज़ को डिलीट किया उनकी ऑब्जेक्ट आईडी भी डिलीट हो गई। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट आईडी डिलीट हो गई? बेसिकली हम यहाँ जा सकते हैं एंड वी कैन चेक फॉर db.listings.find वन, और फाइंड वन के अंदर हम टाइटल के अंदर अपना ये वाला जो टाइटल है इसे लिख लेते हैं। एंटर किया तो अब हमारे रिव्यूज़ के अंदर कितने रिव्यूज़ हैं? हमारे रिव्यूज़ के अंदर 5 रिव्यूज़ एडेड हैं। अगर हमने एक और एक रिव्यू क्रिएट कर लेते हैं, पुअर रेटिंग इसको बोल देते हैं, सबमिट किया तो ये जो हमारा रिव्यू है जो लास्ट में ऐड हुआ पुअर रेटिंग, अब हम चेक करेंगे तो 6 रिव्यूज़ आ गए। बट जैसे ही हम इसे डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से तो हट गया शो पेज से, पर डेटाबेस के अंदर जाके चेक करेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ 5 ही रिव्यूज़ हैं। यानी पहले 6 थे, पर जैसे ही रिव्यू को डिलीट किया वो हमारी लिस्टिंग के रिव्यूज़ एरे से भी जाके डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने रिव्यूज़ को, इंडिविजुअल रिव्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपनी लिस्टिंग को डिलीट करते हैं तो उस केस में हमारे रिव्यूज़ के साथ क्या होगा। अभी हम ऑपोजिट केस को ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। हमें पता है अगर एक लिस्टिंग है तो लिस्टिंग के अंदर बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे। लेट्स सपोज दिस इज़ माई रिव्यू 1, दिस इज़ माई रिव्यू 2, दिस इज़ माई रिव्यू 3, और लिस्टिंग के अंदर इन तीनों रिव्यूज़ की ऑब्जेक्ट आईडी होगी। दिस इज़ माई, या इसको आईडी कह देते हैं, ये मेरी आईडी 1 होगी, ये मेरी आईडी 2 होगी, ये मेरी आईडी 3 होगी। एक केस हमने देख लिया कि अगर हम रिव्यू 1 को डिलीट करते हैं तो यहाँ से उसकी आईडी भी डिलीट हो जानी चाहिए। पर ये केस हमारे लिए बाकी है कि अगर मैंने पूरी की पूरी लिस्टिंग को ही डिलीट कर दिया तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट आईडीज तो डिलीट हो ही गई, पर साथ में हम ये भी चाहते हैं कि ये बचे हुए रिव्यूज़ भी यहाँ से जाके डिलीट हो जाए। बट अभी हमारा कोड वैसे स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अभी अगर अपने कोड के अंदर लेट्स सपोज इफ वी गो टू ऑल लिस्टिंग्स के अंदर अगर हम रैंडमली यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ रिव्यूज़ ऐड करते हैं, हम इन रिव्यूज़ को रैंडम नाम दे सकते हैं, विल कॉल इट डिलीट मी, एंड कुछ भी रैंडम रिव्यूज़ हमने क्रिएट कर दिए, ये दोबारा सबमिट कर दिया, एंड ये एक और रिव्यू हमने सबमिट कर दिया। तो ये 3 रिव्यूज़ हमने क्रिएट कर दिए। अभी अगर हम जाकर इस लिस्टिंग को डेटाबेस में देखें, क्लियर कर लेते हैं, ओके, एंड db.listings.find के अंदर हम जाएंगे अपने टाइटल में, एंड यहाँ पर अभी हमारे टाइटल के अंदर रिव्यूज़ में 3 ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर्ड हैं, और अगर हम db.reviews.find में जाएं तो ये तीनों रिव्यूज़, डिलीट मी वाले जो तीनों रिव्यूज़ हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस लिस्टिंग को डिलीट कर देंगे। व्हेन आई क्लिक ऑन डिलीट, मेरी ये लिस्टिंग डिलीट हो गई कंप्लीटली। बट अगर रिव्यूज़ के अंदर जाके देखें तो अभी भी ये तीनों रिव्यूज़ हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमें क्या करना है, साथ के साथ हमारी जो प्रोपिगेशन है वो इन रिव्यूज़ तक भी लेकर आनी है, जिसको हमने चैप्टर के शुरुआत में डिस्कस किया था। तो उसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि जहाँ पर हमने अपना लिस्टिंग स्कीमा क्रिएट किया है, लिस्टिंग स्कीमा के अंदर ही हम एक पोस्ट मोंगूज मिडलवेयर को क्रिएट करेंगे। तो लिस्टिंग स्कीमा के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अपने लिस्टिंग स्कीमा के लिए हम डॉट पोस्ट को क्रिएट करेंगे, एंड ये किस पे काम करेगा, ये फाइंड वन एंड डिलीट पर काम करेगा। फाइंड वन एंड डिलीट के लिए हम एक एसिंक टाइप का मिडलवेयर डिफाइन करेंगे जिसमें उस लिस्टिंग का डेटा आएगा जो डिलीट होने वाली है, और उस लिस्टिंग के डेटा के साथ हम कुछ कुछ एक्शंस ले सकते हैं। तो जो कोड हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा था उसी कोड को हम यहाँ रेप्लिकेट करने वाले हैं फॉर आर लिस्टिंग एंड रिव्यूज एग्जाम्पल। अब यहाँ हमें रिव्यू वाले मॉडल को यूज़ करना पड़ेगा, तो उस मॉडल को यूज़ करने से पहले यहाँ रिक्वायर कर लेते हैं कॉन्स्ट, इसको कह देते हैं रिव्यू इज इक्वल टू रिक्वायर फ्रॉम ./review.js। तो ये रिव्यू को हमने रिक्वायर कर लिया। अब पोस्ट के अंदर यहाँ पर हम अवेट करेंगे जब हमारे रिव्यू के अंदर हम डिलीट करेंगे। किसे हमें डिलीट करना है, हमें उन रिव्यूज़ को डिलीट करना है जो हमारी लिस्टिंग के रिव्यूज़ वाले एरे के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रिव्यूज़ की वैल्यू है दैट शुड बी इन listing.reviews।
यानी लिस्टिंग डॉट रिव्यूज़ एरे के अंदर जितनी भी रिव्यू आईडी हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, और अगर हमारे रिव्यूज़ के अंदर इसे कह देते हैं अंडरस्कोर आईडी अगर इन आईडीज़ का पार्ट होगी तो वो आईडी वाला पूरा का पूरा रिव्यू हमारे लिए डिलीट हो जाएगा। साथ में इस पूरी चीज़ को एक कंडीशन के अंदर डाल देते हैं कि अगर कोई लिस्टिंग आई है यहाँ पर तभी हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इस तरीके से हमारा ये एक मोंगूज मिडलवेयर है जिसको हमने ऐड कर दिया। अब जैसे ही अपने app.js के अंदर ये यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे ही हम किसी लिस्टिंग को डिलीट करेंगे तो जैसे ये फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कॉल होगा किसी भी लिस्टिंग के लिए, तो एज अ मिडलवेयर हमारी listing.js के अंदर ये पोस्ट मोंगूज मिडलवेयर भी कॉल होगा, और ये क्या करेगा, ये उसके करस्पॉन्डिंग सारे के सारे रिव्यूज़ को डिलीट कर देगा। तो इसको चेक करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपनी लास्ट इस लिस्टिंग के पास जा सकते हैं। इसमें कुछ रैंडम रिव्यूज़ को हम ऐड करेंगे, इनको रैंडम रिव्यूज़ कह देते हैं। कॉपी सबमिट पेस्ट सबमिट एंड पेस्ट सबमिट। तो ये रैंडम रिव्यूज़ हमारे लिए ऐड हो गए। डेटाबेस के अंदर जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, रिव्यूज़ में जाएंगे तो ये 3 रैंडम रिव्यूज़ हैं जो हमारे लिए ऐड हुए हैं। अब हम इस लिस्टिंग को डिलीट कर देंगे। जैसे ही हमने लिस्टिंग को डिलीट किया वैसे ही ये लिस्टिंग थी हमारी, इसने दिखा भी दिया रिव्यूज़ के अंदर 3 ऑब्जेक्ट आईडी थी। और अब अपने रिव्यूज़ को देखें तो अब रैंडम रिव्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो रैंडम रिव्यूज़ भी ऑटोमेटिकली हमारी लिस्टिंग के साथ डिलीट हो गए। तो आई होप कि इस पार्ट के अंदर जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिव्यूज़ को क्रिएट किया है, उनको शो करवाने की कोशिश की है, वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और बैक एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है जिनको हम कवर कर रहे होंगे बिफोर वी फाइनली स्टार्ट विद आवर न्यू मॉडल विच इज़ गोइंग टू बी यूजर्स।